सो फ्रेंड्स एक बहुत मेजर क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग का दुबई में। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कॉस्ट ऑफ लिविंग का कनाडा में भी पूछते हुए। तो मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं डिफाइन कर सकूं कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुबई में, क्योंकि मैं लास्ट 13 ईयर से रह रहा हूं यहाँ पर। नॉट ओनली दुबई, दुबई, शारजा, अबू धाबी, इस तरह की जितनी भी स्टेट्स हैं यूएई के अंदर। एंड देन बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है वंस दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स कनाडा, तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कॉमनैलिटीज़ हैं। तो वो बहुत सारे लोग सोचते हैं। नॉट ओनली दैट, जब लोग इवन नॉट ओनली फ्रॉम यूएई, अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं और से माइग्रेट करते हैं, लेट्स से कनाडा, तो उनको उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं। प्लस ये कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो दुबई आना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों, चाहे वो कनाडा से आ रहे हों, चाहे वो कहीं और दुनिया से आ रहे हों, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर आउटलुक कैसी होगी, कैसे एक्सपेंसेस किस तरह के होंगे। तो मैंने एक बहुत लंबी पॉडकास्ट, ऑलमोस्ट की 1.5 घंटे की पॉडकास्ट यासीन के साथ हुई, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटरेस्टिंग पता चल रही थी। यासीन के बारे में बता दूं, यासीन मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो सिस्को में काम करते हैं कनाडा के अंदर आजकल। और उनका अपना चैनल भी है, फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। मैं उनको अक्सर अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हूं एंड ही इज़ ग्रेशियस इनफ टू ऑनर दैट। आज हमारी बात हुई थी कनाडा वर्सेस दुबई, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बारे में। लेकिन आप इसको एक इन जनरल भी ले सकते हैं। अगर आपको कनाडा के बारे में पूछना है या पता करना है, या दुबई के बारे में पता करना है, तो इन दोनों एस्पेक्ट से ये पॉडकास्ट आपके लिए अच्छी होगी। 1.5 घंटे की पॉडकास्ट होगी। आई होप कि आपको पसंद आए। टाइम स्टैम्प मैंने नीचे लगा दिए। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अगेन यासीन मेरे साथ हैं। यासीन इज अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ माइन। यासीन इज लिविंग इन कनाडा बहुत अरसे से। इससे पहले वो यूके में होते थे, लेकिन अब वो काफी अरसे से कनाडा में हैं। तो फॉर दिस टॉपिक दैट वी हैव पिक टुडे, बहुत ही रेलेवेंट बंदा होगा, क्योंकि यासीन इज लिविंग इन कनाडा, आई एम लिविंग इन दुबई। तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई एंड कनाडा दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ये एक जो भी इमिग्रेंट है, बहुत सारे लोग कनाडा से यहाँ दुबई आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इमिग्रेट कर रहे होते हैं कनाडा। तो उनके लिए, और फिर पाकिस्तान में भी लोग होते हैं, इंडिया में भी लोग होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चल जाए, कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चल जाए, जो लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं या कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा डिटेल किस्म की एक वीडियो होगी, जिसके अंदर इनफैक्ट पॉडकास्ट, या आप उसको कह लें, हम थोड़ा-सा इसमें कुछ एनालिटिक्स भी दिखाएँगे, कुछ वेबसाइट्स जो कनाडा के अंदर हैं। यहाँ पर दुबई में तो एज़ सच कोई फॉर्मेटेड नहीं है इस तरह की सिचुएशन, जिसमें कोई वेबसाइट जिसमें आपको पता चल सके। कोई मतलब आपको स्पोरेडिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कनाडा में एक वेबसाइट, मुझे अभी यासीन से बात हो रही थी, तो उसने दिखाई थी, वो भी हम पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। तो आई होप कि आपको इसमें वैल्यू मिले। यासीन का एक यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, टिकटॉक चैनल्स भी हैं। तो उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और इस तरह की कंटेंट देखना हो तो वो आपको मिल सके। मैं इंग्लिश चैनल भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यासीन, वेलकम टू द शो। और आई होप कि थैंक सारी यू वेरी चीज़ें मच। सही चल रही होंगी कनाडा में। आज आज के टॉपिक पे थोड़ी-सी बात कर लें कि क्या क्या आउटलुक लगता है, और किस तरह से समझते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है बंदे को अपने फाइनेंसेस को डील करना और उनको समझना? बिल्कुल वली ये जो टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस का, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लेकिन कोई भी आपको स्कूल में इस पे एजुकेशन नहीं देता। यानी कि आप अपना हाई स्कूल कर लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, देन स्टिल आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। कि मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर मंथ टू मंथ जो है चल रहे होते हैं और लायबिलिटीज़ बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं होता कि उन्होंने अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो कैसे इम्प्रूव करनी है। तो आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इमिग्रेंट्स हैं कनाडा में या प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों या दुबई से हों। तो ये अपने आप को असेस करना है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं और किस तरह से आप अपने आप को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। राइट। तो अभी थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे दें कि कुछ दिनों पहले तक, जब सब कुछ नॉर्मल था, या नॉर्मल नहीं था, जो भी कह लें हम उसको, जब जब तक कैनेडियन डॉलर को जब मैं हुँ, कन्वर्ट करता था दिरहम से, तो वो 3 का एक फिगर आता था कि जो चीज़ भी होगी वो 3 से आप डिवाइड कर दें। यूएस आई मीन कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, लेट्स से अगर 3000 दिरहम की बात करें, तो आप 1000 डॉलर्स की बात करें। लेकिन अब वो फिगर इस वक्त की बात करें तो 2.75 के ऊपर है। यानी कि आप कोई भी चीज़ 2700
दिरहम्स आर इक्वल टू 1000 कैनेडियन डॉलर। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कभी जब कैलकुलेटर सामने रखा हुआ है आज मैंने इस पॉडकास्ट के लिए, ताकि जो चीज़ भी हो वो कैलकुलेट हो जाए। तो सबसे पहले बात करें क्या जो जो वेबसाइट बता रहे थे यासीन, अगर हम उसकी बात करें जिसके अंदर हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कनाडा का फर्स्ट, एंड देन मैं उसके अंदर ऐड अप करूँगा कि दुबई के अंदर क्या सिचुएशन है। और सबसे हुँ, पहले जो जो बाय द वे जो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो हाउसिंग पे बात करेंगे, हम रेंट्स पे बात करेंगे, हम इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ होम है उसकी बात करेंगे, ग्रोसरी की बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, कार प्राइसेस, पेट्रोल, बच्चों की एजुकेशन, एंड देन अगर आप ईट आउट करते हैं, ट्रैवलिंग, लेजर ट्रैवलिंग, देन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन डिपेंडेंट्स। बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान से मंगवाते हैं अपने अपने आई मीन जो 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 अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं उनको बुलवाना होता है, लेट्स से दुबई में या आप कनाडा में, तो कनाडा में बुलवाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आ सकती है। और इसके अलावा हेल्थ केयर की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जो हम लोग इतना सुनते हैं कि कनाडा में फ्री हेल्थ केयर है, तो उसकी क्या सिचुएशन। तो ये बहुत सारे वाइड हुँ। वैरायटी ऑफ टॉपिक है, तो बहुत एक एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें वैल्यू मिले। तो यासीन, अगर हम हाउसिंग से स्टार्ट करें, एंड देन इफ यू शो मी दैट वेबसाइट, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं कि उससे बिल्कुल, बिल्डअप करते हैं फिर। हाँ। शो करने से पहले मैं एक थोड़ा-सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ लोगों को कि कनाडा इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड कंट्री। हुँ, यानी कि हर सिटी, हर प्रोविंस इसका जो है डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इमिग्रेंट लेंस से देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% इमिग्रेंट जो हैं, वो टोरंटो उतरते हैं या वैंकूवर उतरते हैं और फिर वो वहाँ से फिर वो दूसरी सिटीज़ में जाके सेटल होते हैं। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं, उनका जो इन्फ्लक्स है, वो इन्हीं 2 सिटीज़ के अंदर है। क्योंकि ऑफ कोर्स बिज़नेसेस यहाँ पे हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, फिर एक एस्टेब्लिश्ड सिटी है, मल्टीकल्चरल है, डाइवर्स है ऑलरेडी, हर तरह की आपको सिटीज़नशिप यहाँ मिलती है। तो उस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अ, उसकी वजह से जो जो लिविंग कॉस्ट है इन 2 सिटीज़ में वो एक्सपेंसिव तरीन है, पूरे कंट्री हुँ, के कंपैरिज़न में। यानी कि अगर आप इन 2 सिटीज़ को कंपेयर करें दूसरी सिटीज़ से जो कि इनर कंट्री सिटीज़ हैं, जैसे कि सस्कटून है या विनिपेग है या कैलगरी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है लिविंग कॉस्ट के अंदर। और हुँ, उसका मेजर डिफरेंस जो है वो हाउसिंग है। यानी कि हाउसिंग इज़ द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ योर लिविंग एक्सपेंस। तो उसकी वजह से आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो वेरी करती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा एक इस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। ये वोवा डॉट सीए के नाम से एक वेबसाइट है। तो इन्होंने राइट। काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने विजुअल बना के, पाई चार्ट बना के सिटी बाय सिटी जो है कैटेगराइज़ किया है। तो ये आपको कनाडा का पूरा मैप दिखा रहा है जिसमें उन्होंने हर प्रोविंस को एक डिफरेंट कलर से कोड किया है और उन्होंने एस्टिमेट की है कि एक एवरेज 3% की जो फैमिली है उसकी लिविंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी। 3% से मुराद है कि 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड। और फिर उन्होंने नीचे टेबल के अंदर इसका ब्रेकडाउन दिया है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टोरंटो की बात करते हैं, जो टोरंटो की जो उन्होंने लिविंग कॉस्ट कैलकुलेट की है, वो ऑन एवरेज 4975 पर मंथ बनी है। एक फैमिली की जिसमें 2 एडल्ट्स हैं और 1 बच्चा है, ठीक है? और उनको ज़ाहिर-सी बात है एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तो चाहिए होगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 1953 पर मंथ है। अच्छा, इसमें यूटिलिटी शामिल नहीं है, यानी कि बिजली का बिल, गैस का बिल, इंटरनेट की जो फ़ीस है या गूगल प्लान्स हैं, वो सब एक्स्ट्रा हैं। ये हुँ, सिर्फ़ जो आपका अपार्टमेंट है, ये कॉन्डो है, उसका रेंट है। फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, तो इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। और उसका मैं कंपैरिज़न आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं यूके से मूव हुआ था, तो जितनी मैं अपनी कार इंश्योरेंस साल की पे करता था एनुअल, वो यहाँ मुझे मंथली पेमेंट करनी मंथ के बेसिस अच्छा, पे इस करनी पे तो पड़ी। इस पे तो मैं आऊँगा, क्योंकि ये तो मुझे मेरे हुँ, लिए शॉकिंग और सरप्राइज़िंग था जब मुझे एक दोस्त मेरा मूव हुआ था यहाँ से 2 साल पहले, तो उसने जब मुझे कार इंश्योरेंस हाँ, का बताया था, तो इट वाज़ वेरी शॉकिंग, सेम थिंग लाइक 1 महीने की जो बिल्कुल, इंश्योरेंस है दो कनाडा की, वो पूरे साल की इंश्योरेंस है दुबई में। यूके में, बिल्कुल, यूके में हुँ, भी ऐसे ही है। तो ये भी हुँ, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इतनी हाई इंश्योरेंस क्यों है? तो बाद में पता चला कि इंश्योरेंस भी यहाँ पे एक माफ़िया है, जो हुँ, हर तरह से इसको कंट्रोल करता है। तो राइट। कार जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी काफ़ी बेहतर है, ख़ासतौर पे अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रहते हैं, तो हुँ, वहाँ पे जो इनका सबवे सिस्टम है या बस सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि आप उस पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन हुँ, जैसे ही आप सबर्ब्स में जाते हैं, फिर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर नहीं है, फिर आपको गाड़ी रखनी है अपनी पर्सनल। तो गाड़ी की जो अपनी कॉस्ट होगी चल, अगर आपने कैश में बाय की है, तो कैपिटल, या अगर आपने लीज़ की है, फाइनेंस की है, तो उसकी एक मंथली कॉस्ट होगी, ठीक है? फिर हुँ, उसके ऊपर
आपने इसमें गैस डालनी है, गैस के अलावा इसकी मेंटेनेंस होगी वो, और इसकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट है अच्छा, आपकी कार की कॉस्ट इस का। पे इंश्योरेंस पे आते हैं। कार पे तो खैर हमारा पूरा अलग एक सेक्शन होगा, लेकिन अगर हम हाउसिंग, लेट्स से दिस सेक्शन इज अबाउट हाउसिंग, लेट्स से, तो अगर हाउसिंग पे आए तो हाउसिंग में मैं भी कंपेयर करूंगा दुबई से। अगर हम टोरंटो की बात करें तो इस वक्त जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर हाउसिंग $2,000 नजर आ रहा है, टू बेडरूम अपार्टमेंट का। तो हम्म। दिस $2,000 ट्रांसलेट्स टू व्हाट काइंड ऑफ अपार्टमेंट, इनटू लाइक इन, इज इट इन डाउनटाउन, और कहाँ पर होगा ये? अ, हाँ, डाउनटाउन में हो सकता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग कितनी पुरानी है। अगर पुरानी बिल्डिंग है तो उसका रेंट कम होगा। अगर सही। बिल्डिंग जो है वो रेनोवेटेड है या रिसेंटली बिल्ट है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। राइट। तो ये भी डिपेंड करता है। फिर ऑफ कोर्स जो उसकी नेबरहुड है वो कैसी है। अगर ऑफ कोर्स अगर आप जो पीक डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोरंटो के, वहाँ तो ऑफ कोर्स महँगा है। ये तो एवरेज कॉस्ट बताई गई है ना, यानी कि एट मिनिमम हम्म। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू पे अच्छा, ये मिनिमम, इफ यू वांट टू ये सर्वाइव। मिनिमम कॉस्ट है? ये मिनिमम है। अच्छा, ये मिनिमम कॉस्ट है, ओके। हाँ। दिस इज अ पर्सपेक्टिव, बिकॉज अब मैं अगर दुबई की बात करूं तो मैं यही चीज कैलकुलेट कर रहा था, तो इट बिकम्स, बिकॉज यहाँ पर जब भी आप बात करते हैं ना किसी भी रेंटल की, तो वो आप बात करते हैं एनुअल, उसके ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर। तो अगर हम $2,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2.75 से, जो कि $5,500 दिरहम्स बनता है, इसको हम ईयरली के ऊपर ले जाएं तो ईयरली के ऊपर 66,000 बनता है, और ये आपको नेट पे करना होता है। इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस और एनीथिंग। थोड़ा बहुत दीवा के या जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कनेक्शन के चार्जेस होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होते। तो आप 66,000 दिरहम्स पे बात कर सकते हैं। 66,000 दिरहम्स फॉर टू बेडरूम अपार्टमेंट इज समथिंग कि आपको, वैसे तो आपको इससे डबल में भी मिल सकता है, यानी कि जो बात हम कर रहे थे $2,000 की, तो इससे आप $4,000 पे भी ले जाएं तो $4,000 पे भी टू बेडरूम मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज की, तो $66,000 दिरहम्स या $2,000 per month is something you would be paying for a very good living for two bedroom apartment। उसमें आप अगर थोड़ा-सा अपनी डिस्टेंस को कम कर दें या थोड़ी-सी बिल्डिंग क्वालिटी को थोड़ा-सा कम कर दें, तो वो इट कैन गो इवन, और दुबई से थोड़ा-सा आप बाहर चले जाएँ, शारजा में चले जाएँ, तो वो इट कैन ईज़िली गो इंटो हाल्फ एज़ वेल। तो यानी कि $1,000 पे भी पहुँच सकते हैं टू बेडरूम अपार्टमेंट के लिए, तो पर मंथ। लेकिन अगेन उसमें फिर वो हुँ, आप थोड़ा-सा दूर जाते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर इन। अगर आपको सुबह पहुँचना है अपनी जॉब पे 9 बजे, तो वो आपके लिए फिर ईज़ी नहीं होगा कि आप शारजा की ट्रैफ़िक से दुबई पहुँचे। फिर भी ये कंपेरेबल है, तो 66,000 दिरहम ऑन एन एनुअल बेसिस अगर आप बात करें, इसमें आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एज़ यू हुँ, सेड हुँ। कि ये मिनिमम है टोरंटो की, बिल्कुल, ये ये यानी मिनिमम है। मिनिमम है। ऑफ़ कोर्स अगर आप थोड़े पॉश एरियाज़ में जाएँगे तो यही $2,000 का रेंट $4,000 बन जाएगा। तो राइट, फ़र्क है काफ़ी। ये यानी कि ये एट मिनिमम आपको इतना पे करना है अगर आपने टोरंटो जैसे शहर में कहीं पे भी रहना है। राइट, ओके। तो ये तो टोरंटो की हुँ। बात हो गई, और अगर हम लेट्स से, और ये जीटीए की बात हो रही है या सिर्फ़ और सिर्फ़ जीटीए की। डाउनटाउन? जीटी की बात हो रही है। जीटीए अच्छा, की। ठीक है। हाँ। तो ये तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा यहाँ पर दुबई इस वक़्त एटलीस्ट, क्योंकि दुबई का मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, यहाँ पर प्राइसेज़ कभी भी ऊपर-नीचे हो सकती हैं। अच्छी बात ये भी है कि जो रेंट पे एक दफ़ा रह रहा है, तो उसको एक टाइम देती है गवर्नमेंट कि वो, उससे पहले लैंडलॉर्ड आपके पैसे नहीं बढ़ा सकता। 1 साल, 1.5 साल का टाइम होता है, उसमें आप पैसे नहीं बढ़ा सकते। शारजा में तो वो 3 साल का है, लेकिन अब शारजा में भी चीज़ें हुँ, चेंज हो रही हैं। वो यहाँ पर भी एक्सपैट्स को अलाउ कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने को, कहीं भी। तो वो एक अलग चक्कर है, लेकिन ये कि आई वुड से स्टिल कंपेरेबल, और लेट्स से दुबई इज़ स्लाइटली लेस है। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नवंबर 2022 में, तो वो इस वक़्त तो एट लीस्ट लग रहा है कि प्राइसेज़ एट पार हैं एक-दूसरे के, और बल्कि दुबई थोड़ा-सा सस्ता है। तो इसके अलावा हुँ। हाउसिंग में और क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? अगर हम लेट्स से रेंट करते हैं, तो रेंट में कोई टैक्सेस होते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस, या लेट्स से नहीं, कोई कोई फीसेस होती हैं, इस फीस होती है कोई इससे ऊपर? नहीं, टेनेंट को नहीं पे करना होता, वो लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी होती है लैंडलॉर्ड कि की ज़िम्मेदारी जो होती है। प्रॉपर्टी के टैक्स है और जो कॉन्डो की फ़ीस होती है। जो कॉन्डो की एक कॉन्डो यहाँ पे अपार्टमेंट को कहते हैं, तो उसकी एक अपनी मंथली फ़ीस होती है, जिसमें जो कॉमन एरियाज़ होते हैं, उसकी मेंटेनेंस है, हुँ, जैसे लिफ्ट लिफ्ट है या उसमें कोई कंपाउंड बना हुआ है कॉमन, तो उसकी मेंटेनेंस या फिर उसकी इंश्योरेंस, वो सारी राइट। चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। वो भी लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ता है। चलो, ये अच्छी तो बात आई ना टेनेंट को अब। सिर्फ रेंट देना होता है। हाँ, अब ये अच्छी बात है, ये तो हम टेनेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अगर हम लैंडलॉर्ड पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हमें खरीदनी है हुँ, प्रॉपर्टी, और लेट्स से मैं हुँ। आता हूँ, पहले पहले तो हम कैश प्रॉपर्टी बाइंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कैश प्रॉपर्टी, अगर टू बेडरूम, यही 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि $2,000 का मिल रहा है, ये इसकी इसकी प्राइस क्या बन जाएगी आजकल की मार्केट के हिसाब से?
अगर हम एवरेज देखें जीटीए में, तो इट विल, अब डिपेंड करता है कितना बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ। अगर ये है 800 स्क्वायर फुट का, ठीक है? जो कि काफ़ी छोटा 2 हुँ, बेडरूम 2 बेडरूम के कॉन्डो हिसाब होता से है। छोटा है, बिल्कुल। तो इस ये आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट बिटवीन 650 एंड $700,000। राइट, राइट, ओके। अच्छा, ये कॉन्डो जब बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो वो हुँ, बेसिकली अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है या जी। अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है? हाँ, जिस तरह अपार्टमेंट हम कहते हैं पाकिस्तान में, दुबई में, यहाँ पे उसको कॉन्डो कहते हैं। अच्छा, और टाउन हाउसेज़ जो होते हैं या टाउन होम्स जो होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि वो लेट्स से जो सेमी डिटैच या कोई भी डिटैच नहीं होता उसके अंदर, हाँ, वो उस वो तरह की बेसिकली बिल्डिंग है। बिल्डिंग में नहीं होते, वो कॉमन बिल्डिंग में नहीं होते। वो एक इटसेल्फ यानी कि एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। फ्री होल्ड भी होती है और लीज़ भी होती है। तो उसमें होता है कि आपके पास 2 या 3 फ्लोर के ऊपर एक घर बना हुआ होता है। इसमें आपका अच्छा, अपना गैराज है पार्किंग के लिए, इसमें राइट, आपके पास 3 बेडरूम्स हैं और फिर उस कुछ टाउन हाउसेज़ में आपके पास बैकयार्ड भी होता है। तो ये शेयर नहीं होती, ये आपकी पर्सनल होती है। कॉन्डोज़ में तो आपका जो कंपाउंड है, जहाँ पे आपने वॉक करनी है, खेलना है, वो शेयर्ड होता है ना, लिफ्ट शेयर हुँ, होती है। तो हुँ। टाउन हाउस में कोई भी चीज़ शेयर नहीं होती, वो आपकी अपनी पर्सनल होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया था। यहाँ बेसिकली टाउन हाउसेज़ और विलाज़ का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है यहाँ पर, लेकिन नया हुँ, कॉन्सेप्ट आया टाउन होम्स का, जिसके अंदर बेसिकली टाउन हाउस की फॉर्मेट का वो घर होता है। लेकिन उसमें जो एंट्रेंसेज़ होती हैं फर्स्ट फ्लोर की और ग्राउंड फ्लोर की, वो अलग-अलग होती हैं। तो ग्राउंड फ्लोर को आप सेपरेटली लीज़ आउट करते हैं या रेंट आउट करते हैं या खरीद लेते हैं, और फर्स्ट फ्लोर हुँ, को हुँ। अलग से लेते हैं। कॉमन एरियाज़ नहीं होते एज़ सच उसके अंदर। जो ग्राउंड अच्छा। फ्लोर के पास में उसको एक बंदे को अगर लेट्स से बैकयार्ड मिल रहा है तो वो उसका होगा, तो वो ऊपर वाला हुँ, जो हुँ, फ्लोर है उसका नहीं होगा, तो इसी वजह से प्राइस में भी डिफरेंस आता है। तो वो इस हुँ, तरह की हुँ। कोई चीज़ है कनाडा में कि इधर टाउन भी है, होम्स? हाँ। हाँ, उनको भी टाउन हाउसेज़ ही कहते हैं उनको भी। उसमें ये होता है कि वो अम, 3 फ्लोर्स पे होते हैं, अच्छा, लेकिन उस उन 3 फ्लोर पे 2 यूनिट्स होते हैं। यानी कि एक टॉप यूनिट होगा, जिसके पास रूफ एक्सेस होगा, और जो बॉटम यूनिट है उसके पास अंडरग्राउंड बेसमेंट का एक्सेस होता है। राइट, तो ओके, एरिया वाइज़ ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं, लेकिन जो बॉटम यूनिट होता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, उसका 1 फ्लोर, तो वो थोड़ा-सा प्राइस में सस्ता होता है। और जो सही, टॉप यूनिट होता है, उसके पास रूफ का एक्सेस होता है, तो हाँ, उसकी प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी ठीक इस है। तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्योंकि ये वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसको बात करें कि हम फर्दर 3 बेडरूम कितने का होता है, 1 बेडरूम कितने का होता है, स्टूडियो कितने का होता है, हम इसको हुँ, 2 बेडरूम पे रखते हैं। 2 बेडरूम की जो प्राइस तुमने बताई वो $600,000 है, राइट? अगर हुँ, हम 2 लाख का रेंट मिल रहा है, तो $600,000 इज़ इक्विवेलेंट टू 1.6 मिलियन दिरहम्स। तो 1.6 मिलियन दिरहम्स की, और ये बिल्डिंग एक एवरेज बिल्डिंग है, राइट? इन कनाडा, मतलब कोई बहुत हाई-फाई किस्म की हुँ, फ्लैशी किस्म की बिल्कुल। बिल्डिंग नहीं है। 1.6 मिलियन दिरहम इज़ अ लॉट ऑफ मनी। उसमें इस वक़्त दुबई के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। इनफैक्ट 2 बेडरूम के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मल किस्म की प्रॉपर्टी आपको ऑलमोस्ट कोई 1 मिलियन दिरहम से इवन लेस 7 लाख दिरहम में भी मिल सकती है। तो ये मैं देखता हूँ कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल रिटर्न्स जो हैं वो दुबई के इस वक़्त मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 5-6% है, जो कि कनाडा हुँ, में शायद अब तो शायद प्रॉपर्टी प्राइसेज़ कम हो गई हैं, तो इतना शायद रिटर्न्स इतने ज़्यादा ना हो। हाँ। ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं, वो जो इसमें एक पॉइंट था कि एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, एक हुँ, जो पॉइंट था जिसके अंदर लैंडलॉर्ड को सर्विस फीस पे करनी होती है, वो पे करनी होती है, हाँ, जो कनाडा में भी होती है, जो यहाँ पर भी है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी साइज़ क्या है, और वो पर स्क्वायर फीट नॉर्मली होती है, और प्रॉपर्टी टाइप क्या है, यानी कि उसके अंदर अगर अपार्टमेंट होगा, तो अपार्टमेंट की जो प्रॉपर्टी फीस है वो ज़्यादा होगी। लेट्स से अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो 20 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट तक पहुँचती है, या उससे भी ज़्यादा कभी-कभी पहुँच जाती है। लेकिन अगर विला होगा तो विला की प्राइस ऑलमोस्ट 10 टू 11 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट के करीब पहुँचती है, और उसका रीज़न ये है हुँ, कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है उसके अंदर कॉमन एरियाज़ होते हैं जो मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं, लेट्स से लिफ्ट होती है या उसकी जो बिल्कुल। कॉमन यहाँ एरियाज़ हैं भी उनकी ऐसे ही होता सफाई है। होती है। हुँ। विलास के अंदर ऑफ कोर्स वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सिर्फ़ कम्युनिटी फीस होती है एक तरह से। तो वो उसी तरह से कनाडा में भी होता होगा कि वो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हाँ, उसमें टिपिकली जो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है वो होता है 50 सेंट्स या 60 सेंट्स पर स्क्वायर फुट। तो लेट्स से अगर आप 900 स्क्वायर फुट का कॉन्डो खरीद रहे हैं, तो 0.5 यानी कि 50 सेंट्स या 60 सेंट्स पर स्क्वायर फुटेज के हिसाब से पर मंथ आपकी जो है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। तो ये लैंडलॉर्ड को पे करना होता है। ये एक कौन-सी तो उसकी फीस है? मेंटेनेंस, ये विला, मतलब ये टाउन हाउस की कॉन्डो बात कर रहे फीस हैं, होती है। कॉन्डो फीस होती है। कॉन्डो फीस तो बहुत हुँ। कम नहीं है ये, वो 50 सेंट्स पर स्क्वायर फीट, राइट? हाँ, अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है। जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी उसका जो उसकी बढ़ फ़ी जाएगी है वो प्राइस। ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव, हाँ, क्योंकि फिर मेंटेनेंस ज़्यादा होती है उसकी, चीज़ों की, चीज़ें खराब जल्दी होती हैं।
लेकिन अगर ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, तो उसकी हम्म। मेंटेनेंस जो है वो शुरू में काफ़ी कम होती है। अच्छा। टिपिकली मैं आपको बताऊँ एक रीसेंट बिल्ड कॉन्डो की जो मंथली फी होती है वो बिटवीन $300-400 होती है पर मंथ। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेट्स से अगर कोई बिल्डिंग 20 इयर्स ओल्ड है या 30 इयर्स ओल्ड है, तो उसकी कॉन्डो फी होगी $700 पर मंथ, सिर्फ फीस, अच्छा। और ये लैंडलॉर्ड को पे अच्छा। करना होता है। अच्छा, ये चीज़ इक्विवेलेंट आ रही है किसी तरह से, लेकिन वो जो 50 सेंट्स वाली बात है वो नहीं बन पा रही, क्योंकि 50 सेंट्स के हिसाब से हाँ, अगर देखें। वो बेसिकली हाँ। ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स का मैं बता रहा था, जब ये प्रोजेक्ट्स बुक होते हैं ना, तो उस वक़्त उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि ये अच्छा। 50 सेंट या 60 सेंट पर स्क्वायर फुट, इसके हिसाब से हम और ये मेंटेनेंस कितने फी जल्दी फी वेरी चार्ज करती है, करेंगे। कितने दिनों बाद चेंज हो जाती है आगे आगे जाकर? इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे ज़हन में नहीं है। आई अज़्यूम इट्स पर ईयर इसको रिव्यू रिन्यू करते हैं। करते हैं। क्योंकि हुँ, यहाँ पर तो इवन नई बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंग हो, उसके अंदर मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट कोई सेम ही रेट चल रहे होते हैं, और जैसे मैंने बताया ना 20 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट तक पहुँचती है, जो अच्छा डेवलपर होगा वो इसकी प्राइस ऊपर होती है वहाँ पर। तो हुँ, 20 दिरहम्स के हिसाब से देखा जाए तो वो तो 2.75 से डिवाइड करें तो $7 के करीब बनती है पर स्क्वायर फीट। हुँ, जो कि आपकी $7 बनेगी, इवन आप नई बिल्डिंग भी ले रहे होंगे ना, तो आपको ऑफ कोर्स उसको हुँ, रेंट में एडजस्ट करना होगा, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, या फिर हाँ, अगर आप अपना खरीदने के लिए ले रहे हैं, उसमें रहने के लिए ले रहे हैं, तो उसके आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस फीस या सर्विस फीस कितनी है। तो वो इतनी हुँ, $7 के करीब बन रही है, और अगर लेट्स से हाँ, 800 के करीब है स्क्वायर फीट, तो 5000। और ये मैं पर एनम बता रहा हूँ बाय द वे। ये जो 0.5 बताया, ये पर मंथ थी? पर मंथ, हाँ, पर पर मंथ। मंथ है। और ओके, ये ओके, ओके। होती है बिल्कुल ब्रांड न्यू जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते राइट, हैं, राइट, राइट, जो राइट। अब एक्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, दिस मेक्स उनका सेंस। तो आपको समझ लें एक 900 स्क्वायर फुट के कॉन्डो की आपको पड़ेगी $400 राइट, राइट, राइट। दिस मेक्स एवरेज। सेंस, दिस मेक्स सेंस। वो मैं हुँ, एनुअल रेट पे कैलकुलेट कर रहा था, हाँ, तो वो इट मेक्स सेंस कि वो तो सेम लग रही है मुझे, $6 $7 के आसपास जो है पर ईयर हुँ, पर स्क्वायर फीट बन रही है। बिल्कुल। तो ये कंपेरेबल एक चीज़ है जो कि किसी को भी, कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर, तो उसको हुँ, प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। बाकी मॉर्गेज की बात आती है, तो मॉर्गेज के रेट्स यहाँ पर यूएस से फिक्स्ड होते हैं। तो जैसे यूएस के अंदर रेट्स बढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रेट्स बढ़ते हैं, जैसे कम होते हैं हुँ, वैसे कम होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मॉर्गेज रेट्स थोड़ा सा बैंक्स भी आपको लेवरेज देते हैं। थोड़ा बैंक्स आपको कहते हैं कि आप उसके अंदर लीनियंसी मिलती है आपको। मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट रेट्स नहीं हो जाते एट टाइम्स, हो भी जाते होंगे लोगों को। मैंने अभी तक मॉर्गेज किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूँ उसमें इतना रेट्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा होता हुँ, इमीडिएटली। चलो, हाउसिंग का तो यार समझ में आता है कि मुझे लगता है कि कनाडा में थोड़ी-सी हाउसिंग एक्सपेंसिव है दुबई से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दुबई में अगेन ये साइकिल चल रही होती हैं, हाँ। इसमें ऊपर-नीचे एक होती हैं। पॉइंट ये भी है कि हो सकता है दुबई में अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैश या प्रॉपर्टी बाय करते होंगे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। उसका उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे अगर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो तो लास्ट में मॉर्गेज पे बाय करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे राइट, होते हैं जो कैश में लेके आते हैं। राइट। तो अनलेस आपकी जनरेशनल वेल्थ तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे पेरेंट्स हों जिनके पास इतना इक्विटी है पुराने घरों में, वो निकाल के आपको कैश दे रहे हो तो फिर आप कैश पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूली इमिग्रेंट लैंड कर रहे हैं कनाडा में, तो मोस्ट लाइकली आप मॉर्गेज लेंगे। तो हुँ, जब मॉर्गेज लेंगे तो ऑफ कोर्स फिर उस पे आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मंथली पेमेंट के ऊपर, तो वो भी हुँ, एक फैक्टर होता है ना। तो हुँ। अगर आपने अपने लिए लेना है तो फिर तो आप ऑफ कोर्स इसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से लेना है, तो तो आपको सारी फैक्टर करना कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी, कि बिल्कुल। मॉर्गेज, उसकी जो कॉन्डो फी है वो, और जो छोटी-बड़ी वेयर एंड टियर मेंटेनेंस होगी वो सब मिला के आपको इतना इनकम होनी चाहिए कि आप उसको रेंट से कवर कर सकें। राइट, ठीक है। चलो यार, ये तो हो गया इसका पार्ट हाउसिंग का। नेक्स्ट हुँ, पॉइंट जो आता है हाउसिंग के अंदर, अगेन वही बात है कि ये डिपेंड करता है आपको कौन-सी साइकिल में आप कहाँ जा रहे हैं, कौन-सी कंट्री में जा रहे हैं। तो इस वक़्त अगर देखें तो, और आई वुड से एट पार, कनाडा इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, स्लाइटली नहीं बल्कि मैंने कुछ दोस्तों का, क्योंकि ये जो अभी वैल्यू बताई थी $2000 वाली, मैंने मेरे कुछ दोस्त थे जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में इस वक़्त रह रहे हैं। आई थिंक डाउनटाउन में भी नहीं थे, वो थोड़ा-सा जीटीए के एरिया में थे, लेकिन फिर भी वो $2800 के करीब उसको पे कर रहा है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। तो इट हुँ, डिपेंड्स ऑन वेयर आर यू लिविंग, बट बिल्कुल, $2800 इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन माय व्यू लिविंग इन दुबई राइट नाउ। एक हाँ, नॉर्मल फैमिली के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल। अगर कनाडा की इनकम लेवल चेक करें तो वहाँ पर अगर $5000 ऑन एवरेज उसको आफ्टर टैक्स पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो रेंट में जा रही है। बिल्कुल। और ये जो रेंट्स इन्होंने यहाँ पे शो किए हैं, ये अपडेटेड भी नहीं है। यानी कि अगर अच्छा। मैं अपने असेसमेंट से देखूँ तो दीज़ आर एक्चुअली क्वाइट चीप। हालाँकि राइट। इस वेबसाइट को अगर मैं देखूँ तो ये 27 अक्टूबर को अपडेट हुई है, हुँ, लेकिन स्टिल इट इज़ आई थिंक शोइंग वेरी, वेरी लो रेंट। यानी कि हुँ, जो आपके फ्रेंड ने आपको बताया है,
दैट हुँ, इज़ क्वाइट एक्यूरेट फिगर बेस्ड अपॉन द अच्छा, करंट मार्केट डायनामिक्स। ठीक, पर अगेन ठीक। डिपेंड करता है कि किस नेबरहुड में और उस बिल्डिंग की खुद की हालत क्या है जिसमें आप कॉन्डो ले रहे हैं। तो हुँ। ये क्योंकि मिनिमम है, तो इन्होंने कोई बहुत ही लोएस्ट लेवल की कोई असेस की होगी बिल्डिंग, तो उसका रेंट जो उन्होंने एस्टिमेट किया होगा। हाँ, इन दैट के सेंस अगर इट्स आप वेरी अच्छे एक्सपेंसिव। नेबरहुड में जाते हैं, किसी अच्छी बिल्डिंग में जाते हैं, तो ये रेंट ईज़िली 3000 को अप्रोच करेगा। राइट। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है गेट स्टेक का, मैं उसके बारे में कुछ बताऊँ आपको। अगर आपको यूएई के अंदर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है और आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है या आप बैंक्स के पास नहीं जाना चाहते मॉर्गेज के लिए या आप इन एनी केस आपके पास इतने भी फंड्स नहीं है कि आप मॉर्गेज भी कर सकें, तब भी आपके पास सिर्फ़ 2000 दिरहम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अपना स्टेक मिल सकता है किसी भी यूएई की प्रॉपर्टी के अंदर जो वहाँ पर लिस्टेड होंगी। यहाँ वहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं गेट स्टेक के ऊपर। हर हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद इनके पास नई प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। मैंने खुद 2-3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी तक मैं 2-3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मुझे रिटर्न्स भी मिलना शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा कि इसके बारे में आपको भी इन्फॉर्म करूँ। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे नीचे, तो आपको 500 दिरहम्स भी का बोनस भी मिलेगा और रेफरल बोनस भी मिलेगा और आपको मिनिमम 2000 दिरहम से आप एक ओनरशिप मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रोसरी का। तो वो वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे हुँ। कुछ है आइडिया ग्रोसरी का? हाँ, इसमें जो उन्होंने ब्रेकडाउन बताया है, इसमें इन्होंने फूड की कॉस्ट यहाँ बताई है 1194 पर मंथ। अच्छा, हुँ, ये ग्रोसरी और अगर आप डाइन आउट करते हैं या टेक आउट करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। हुँ, अगेन ये एक स्टैटिस्टिक है जो उन्होंने सर्वे से कलेक्ट की है, तो इट कैन हुँ, वेरी अप एंड डाउन। तो ये हुँ, आप इसको बॉलपार्क फिगर समझ सकते हैं। हुँ, तो टिपिकली 3 फैमिली के लिए इट मेक्स सेंस, यानी कि आपकी जो ग्रोसरी आ रही है, वो आप बिटवीन 800 टू $11,000 आप ग्रोसरी पे इज़िली खर्च कर सकते हैं। हुँ। अगर आप रेगुलर डाइनिंग आउट कर रहे हैं एवरी वीकेंड, तो ऑफ कोर्स ये फिगर काफ़ी ऊपर चली जाएगी, लेकिन अगर आप मंथ में 1 बार या 2 बार डाइन आउट कर रहे हैं, तो इट कैन बी सस्टेनेबल। इसमें अगर दुबई की बात करें ना, दुबई के अंदर आई वुड से कि इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर लाइफ़स्टाइल, योर हैबिट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैंने कुछ वो बताया था कि क्या-क्या आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बन सकती है इन डिफरेंट यू कैन से सैलरी ब्रैकेट्स। तो वो लोगों ने उसपे बोला था कि यार इतना नहीं होता और ऐसा नहीं होता। मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार ऐसा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी एक प हुँ, परसेंटेज होती है जो आपको फिक्स करनी होती है, अगर नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ। तो ये जो फिगर है तकरीबन कोई 3000 दिरहम के करीब बनती है, जिसमें ग्रोसरी प्लस ईटिंग आउट है और वो भी 3% की। तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो मेरे ख़्याल से दुबई में फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसका एक और इम्पैक्ट है, मैंने अभी अगेन एक और वीडियो में बात की थी कि हम देखते हैं ऑल्दो कि यूएस के जो 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 यहाँ पर दिरहम पेग है वो डॉलर के साथ है और जो यहाँ पर लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी डॉलर के साथ पेग होते हैं। जो यूएस के अंदर जो भी हो रहा होता है वो उससे पेग होता है। लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो पेग नहीं होती है। वो आपके अपने हुँ, कंट्री के डायनामिक्स के हिसाब से चल रही होती है। और मैंने ये देखा है, बिल्कुल। अब वो नंबर्स तो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट बता रही होती है, उसमें कुछ आगे-पीछे होता है। हुँ, तो यूएस के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो इवन एट टाइम्स 8% तक पहुँचा है वो। अब थोड़ा-सा शायद टेपर ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी भी 8% के करीब है। लेकिन यूएई के अंदर जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे थे वो 6% के करीब आ रहे थे तकरीबन। तो और हम अगर उसको वैसे भी देखें तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। पहले हमें बहुत अच्छी-अच्छी डील्स मिल जाती थी ग्रोसरी के ऊपर, वो अब नहीं मिल रही हैं। और बहुत हाँ, सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो नंबर है 3000 दिरहम का इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी प्लस ईटिंग आउट फॉर अ फैमिली, वो हुँ, अभी भी मैं कहता हूँ यूएई में अभी भी ज़्यादा है, इससे कम हो सकता है आराम से। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि ईटिंग आउट जो है वो मैं देखता हूँ कि दुबई के अंदर सस्ती है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है, जो कि कनाडा में हुँ, उस तरह से नहीं होगा। और यहाँ पर अच्छी हाँ, क्वालिटी, जितने लोग मुझे वेस्ट से आते हैं यहाँ पर मिलते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हम गए हैं तो वो हमें सस्ते लगे कंपेयर टू बैक होम इन कनाडा या यूके। और उसके हुँ, बहुत सारे रीज़न्स हैं कि आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लेबर चीप मिलती है, तो आप इस तरह की जो जो बिल्कुल। जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको सस्ते पड़ जाते हैं। तो आई वुड से ग्रोसरी फॉर अ फैमिली ऑफ 3, आई वुड से कि 2000 दिरहम भी आप लेके जा सकते हैं, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू आई थिंक 2000 दिरहम को अगर आप डॉलर्स में इस वक़्त लेकर जाएँ, तो इट कैन गो टू ऑलमोस्ट $720 और इवन लेस। ये मैं थोड़ा-सा हुँ, हायर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप उसको 1400 पे भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल। 2000 पे भी लेके जा सकते हैं। आप अगर ये आप तो ऑर्गेनिक आपकी खाना शुरू कर दें, हाँ, हाँ, जो एग्ज़ैक्टली, एक ये आपकी हाँ, लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है ना, अगर आपने हाँ, ये और ये जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज़ आर बेयर मिनिमम, यानी कि ये हुँ, वो हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, इसके ऊपर आप भले ही कितना बिल्डअप कर लें, अगर आप जैसे ऑर्गेनिक की बात की, अगर आप ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, आप रोज़ाना बीफ खा रहे हैं या
हम्म जूसेस घर में लेके आ रहे हैं और हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देन ऑफ कोर्स दिस विल बिकम $3,000-4,000 पर मंथ। हम्म लेकिन ये मिनिमम है कि यानी कि ये इस पे आप इससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकते अगर आपने सर्वाइव करना है। तो यानी कि बेयर मिनिमम फिगर्स हैं ये कि अगर आपने एक फैमिली है जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, 1 बच्चा है, उनकी मिनिमम फूड कॉस्ट कितनी होगी? दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग। अगेन अगर which आपने अपने which आप को अपना लेविश स्टाइल रखना है तो ऑफ कोर्स ये आराम से 4,000 पे चले जाएगा। which again, I would say, comparing this, I would say it is still expensive than Dubai. तो ये हुँ, ग्रोसरी के अंदर भी अगर हम बात करें तो आई अंडरस्टैंड कि हुँ, इस वक्त के हिसाब से ये ग्रोसरी, और इवन अगर आप पहले चले जाएं, मतलब ये इन्फ्लेशन एरा से पहले चले जाएं, तो मुझे नहीं पता कनाडा में क्या सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर तो वाकई बहुत सस्ती चीजें होती थी। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी एप्स हैं, आई एम श्योर कनाडा में हुँ, भी होंगी, लेकिन एंटरटेनर टाइप की एप्स जो कि आपको बाय वन गेट वन ऑफर देती हैं फॉर डाइनिंग आउट हाँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वो अब जाकर मैं देखता हूँ कि उनकी डील्स इतनी अच्छी रही नहीं है। पहले बहुत अच्छी डील्स आती हुँ, थी, लेकिन अब उतनी अच्छी डील्स रही हाँ। नहीं है। और ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर किया है रिसेंटली। ये क्योंकि ये सर्वे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स होती हैं, तो ये आई डोंट थिंक दीज़ आर अपडेटेड एज़ पर रीसेंट इन्फ्लेशन फिगर्स। राइट, तो इसको ओके, आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें, क्योंकि सही, अच्छा इन्फ्लेशन में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन भी जो है वो अगर आप गवर्नमेंट फिगर्स देखते हैं तो उनका एक अपना मैट्रिक्स होता है सीपीआई का, जो कि हुँ, हाइली मैनिपुलेटेड है। हुँ, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि यूएस में एक वेबसाइट है शैडो स्टैट्स के नाम से। राइट, वो ये करते हैं कि वो 1970s में जो सीपीआई का मैट्रिक्स था, वो उस हुँ, हिसाब से मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन को। और फिर वो कंपेयर करते हैं कि जो 1970 की सीपीआई रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन कितनी है और करंट गवर्नमेंट की सीपीआई फिगर्स क्या कहती हैं। तो हुँ, उस वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखें, जो ऑफ़िशियल सीपीआई है गवर्नमेंट का, वो है ये रेड। हुँ, और जो 1990 बेस्ड सॉरी 1990 है, 1970 नहीं है। 1990 बेस्ड जो सीपीआई फिगर्स हैं, उसके हिसाब से ये ब्लू लाइन बता रही है। तो राइट, ब्लू लाइन के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है, वो डबल डिजिट में है इस वक़्त यूएस में। ओके, यानी ओके, कि इट इज़ समवेयर अराउंड लाइक 15%। और जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, वो बता रही हैं कि इट इज़ जस्ट लेस दैन 8% जो उनका लास्ट सीपीआई फिगर आया था। तो हुँ, डबल का फ़र्क है ऑलमोस्ट। यानी कि कहाँ 7.8 या 9 और कहाँ 15%। तो बेसिकली क स्टैटिस्टिक्स ऑफ कन्वीनियंस आप कह लें, जहाँ पर आपको जो चीज़ समझ में आए आप उसको पकड़ लें। एग्ज़ैक्टली करते ये हैं ये लोग कि सीपीआई जो मैट्रिक्स है, उसमें से वो चीज़ें निकालते डालते रहते हैं। वो देखते हुँ, हैं कि कोई चीज़ बहुत वोलेटिल है, उसको निकाल देंगे। उसकी रिप्लेसमेंट में उसकी जैसी चीज़ लेंगे जिसकी प्राइस जो है, वो स्टेबल होगी। यानी कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर बीफ महँगा हो रहा है, स्टेक हुँ, महँगा हो रहा है, तो क्या हुँ, करेंगे वो बीफ को हटा देंगे उसमें से चिकन डाल देंगे। और जो कॉर्न बीफ आते हैं ना, जो टिन हाँ, पैक हाँ, हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ, वो ले हाँ, आएँगे। हाँ। कहेंगे अच्छा, भाई अच्छा, अच्छा, न्यूट्रिशंस तो सेम है दोनों में, तो इट अच्छा, इज़ रिप यानी कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को इससे। राइट, तो राइट, उससे राइट, क्या राइट, होगा उन्होंने सीपीआई की जो बास्केट है उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो मेंटेन कर ली। तो ओके, दैट इज़ वेरी मैनिपुलेटेड फिगर। यस, लेकिन यस जो रियल इंडीड, इन्फ्लेशन है इंडीड। मार्केट में वो काफ़ी ऊपर है। अच्छा, मैं उसके एक और चीज़ बात करता हूँ, मतलब मैंने बताया ना एंटरटेनर हम यूज़ करते थे यहाँ पर, और डिफरेंट ऐप्स थी जो बाय वन गेट वन की ऐप्स थी, या एग्रीगेटर्स लाइक ग्रुपोन थे, तो इस तरह की चीज़ें थी। और इसके अलावा सुपरमार्केट जाते थे तो आपको बहुत अभी भी मैं कहता हूँ, लेट्स से एक मिल्क का कार्टन लेट्स से आप लेने जाते हैं तो वो आपको आई वुड जस्ट गिव एन एग्जांपल कि वो लेट्स से 20 दिरहम का मिल रहा है। लेकिन वो पहले हुँ, भी 20 दिरहम का होता था। आज से मैं प्री इन्फ्लेशन की बात कर प्री कोविड की बात कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या था उसमें, एवरी एवरी टाइम यू गो इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल फाइंड बाय वन गेट वन ऑफर। तो उसमें वो 20 दिरहम की चीज़ 10 दिरहम में मिल जाती थी, और कोई दिन पास नहीं होता था। हाँ, आप छोटी ग्रोसरी शॉप पे जाएँगे तो आपको शायद वो एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन अदरवाइज़ आप हुँ, बड़ी शॉप पे जाएँगे तो आपको बाय वन गेट वन की ऑफर के अंदर वो हाफ प्राइस पे मिलेगा। अब वो चीज़ मिलती नहीं है, अब वो आपको वो हुँ, ऑफर्स नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा वो जो एंटरटेनर की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर वो आप बाय वन गेट वन के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर बड़ी उन्होंने कैveats डाल दी हैं। तो वो चीज़ें अब इतनी शायद उतनी महँगी ना हुई हों, लेकिन अब वो शायद उनके पास मार्जिन नहीं रहा है कि वो उतने ऑफ़र्स दे सकें, तो वो एक अलग हुँ, मसला है। ख़ैर, ग्रोसरी आई वुड बिल्कुल। स्टिल से कि जो है ना, मुझे लग रहा है कि ग्रोसरी एंड ईटिंग आउट इज़ स्टिल चीपर इन दुबई। अच्छा, नाउ कम्स टू समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और बहुत ज़्यादा कनाडा को जो बात की जाती है कि यार कनाडा की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हेल्थ केयर है, ऑल्दो कि आई हैव माय रिजर्वेशंस इन दैट, बिकॉज़ मैंने 2 केसेज़ ऐसे देखे हैं जिसके बारे में बात भी करूँगा कि दे इट इट जस्ट रूइन्ड द एक्सपीरियंस ओवरऑल फॉर दोज़ पीपल। बल्कि वो एक तो लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ मतलब उनके साथ तो वो पूरा चेंज हो गया था। वो तो बेचारा मेरा एक कज़न था, उसकी डेथ हो गई थी।
एंड देन देयर आर सम अदर केसेस व्हिच आई हैव हर्ड एज़ वेल। तो ले हेल्थ केयर की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल बात हाँ, करें, कॉस्ट की बात करें तो हेल्थ केयर इज़ एब्सोल्यूटली फ्री, जो हम बात करते हैं कनाडा के बारे में सुनते हैं। हाँ, कनाडा और यूके ये ऐसे कंट्रीज़ हैं, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी, कि हाँ। जहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर होती है। हुँ, और यूके में तो इसका जो स्टैंडर्ड था वो प्रीटी मच एक जैसा था, चाहे आप यूके में कहीं भी चले जाएँ। अच्छा। इवन क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगह रहा हूँ यूके में, जब मैं नॉर्दर्न आयरलैंड मूव हुआ था, यूके का पार्ट ही है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर वाज़ इवन बेटर देन इंग्लैंड। उसकी हुँ, वजह ये थी कि उन्होंने उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन थी, वो भी 100% फ्री की हुई थी अच्छा, रेज़िडेंट्स के लिए। यानी कि अच्छा। यूके में आपको अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, मेनलैंड इंग्लैंड में, तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट तो प्रिस्क्रिप्शन पे करनी है। जब भी आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं स्टोर से, तो इवन दो उसकी कॉस्ट कवर्ड होती है हुँ, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर के अंदर, लेकिन हुँ, आपको एक हुँ, फ़िक्स कॉस्ट पे करनी होती है। वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा नहीं होती थी, $7 7 पाउंड या 9 पाउंड्स इस तरह से होती है, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में वो भी 100% कवर्ड थी। अच्छा। तो यूके का तो अगर मैं कंपेयर करूँ यूके से, तो यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा से काफ़ी बेहतर है। हुँ, और उसमें एक और फैक्टर भी है, जब आप किसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, तो आपकी कंपनी भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस होती है। वो इसलिए होती है कि अगर आपका जो स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है अपने आप को, तो उसमें हुँ, क्यू होती है। हुँ, टिपिकली वो मंथ्स के अंदर होती है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स का क्यू होता है। लेकिन हुँ, अगर आपके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है, तो आप उसको यूज़ करके किसी प्राइवेट कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। तो राइट। दैट वाज़ द ऑप्शन इन यूके। कनाडा में ये नहीं है। अच्छा। कनाडा में इन्होंने जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो स्टेट प्रोवाइडेड तो है, लेकिन वो वेरी करता है प्रोविंस बाय प्रोविंस। मैंने कुछ हॉरिबल स्टोरीज़ खुद सुनी है क्यूबेक के अंदर। क्यूबेक में जो इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी मतलब लो लेवल है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। इवन दो ओंटारियो का भी कोई इतना हाई क्लास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। मतलब है तो अच्छा, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो ओवरलोडेड हैं काफ़ी ज़्यादा। इमिग्रेंट्स तो आ रहे हैं, हम बात कर रहे थे इमिग्रेशंस की। इमिग्रेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इमिग्रेंट्स को सस्टेन करने का, वो जो ग्रो है नहीं कर वैसी रहा का है। वैसी हुँ, उसमें उस हिसाब से कैपेसिटी जो है उनकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। और फिर बीच हुँ, में जो कोविड आया था, उसमें काफ़ी मेडिकल स्टाफ जो है बर्न आउट हुआ, और हुँ, उन्होंने वो अपना करियर ही क्विट कर दिया। हुँ, क्योंकि उनकी सैलरीज़ इतनी ज़्यादा उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी, वो इतनी हाई थी, दे टोटली बर्न्ड आउट, और काफ़ी स्टाफ ने तो क्विट ही कर दिया अपना करियर। तो राइट। उसकी वजह से जो वॉइड क्रिएट हुआ है, वो अभी तक फिल नहीं हो सका है। तो अगर खुदा हुँ, ना खास्ता अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए और आपको इमरजेंसी जाना पड़ जाए, यू हैव टू वेट लाइक एट लीस्ट 10 आवर्स बिफोर यू कैन सी अ कंसल्टेंट। तो हुँ, इस तरह की सिचुएशन इस वक़्त है। लेकिन ये ऑफ़ कोर्स टेम्परेरी है, ओवर द टाइम ये ठीक हो जाएँगी। लेकिन अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात करते हैं, तो आप जो टैक्स पे करते हैं, उसमें आपकी मेडिकल सर्विसेज़ कवर्ड होती हैं, जो ये गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो आपने खुद पे करनी होती है, वो गवर्नमेंट कवर नहीं करती। लेकिन हुँ, आपको अगर एम्प्लॉयर से मेडिकल इंश्योरेंस मिली हुई है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपकी उसमें कवर होती है। लेकिन उसमें भी एक फ़िक्स्ड आपको पेमेंट करनी होती है, मेरे ख़्याल में $10 पर प्रिस्क्रिप्शन होती है। वो आपने हर दफ़ा जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, तो मेरे ख़्याल में 6 या $7 है, वो आपने हर दफ़ा पे करना है। हुँ, रेस्ट ऑफ द कॉस्ट कवर्ड बाय योर प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। और डेंटल इसमें कवर नहीं होता। अगेन डेंटल आपको फिर प्राइवेट मेडिकल से कवर करना पड़ता है, जो आपको एम्प्लॉयर देता है। अगर आपको एम्प्लॉयर से नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिली, तो आपको अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है वो। अच्छा। अब इसमें जो एक पॉइंट है वो ये कि जो फिक्स देना होता है फॉर द हुँ, मेडिसिन्स, ये फिक्स्ड होता है, चाहे आप लेट्स से मुझे प्रिस्क्राइब किया किसी ने 15 पाउंड की या $15 की एक एक हुँ। मेडिसिन का सेट है मुझे चाहिए, वो उसके लिए इन एनी केस मुझे $8 देने हैं या 8 पाउंड देने हैं। इसी तरह मेरे होता है ख्याल या में परसेंटेज? परसेंटेज के बेस पे होता है। क्योंकि आई यहाँ पर थिंक मैं 90% कवर्ड होती है, और 10% आपको शायद उसको अच्छा, देना पड़ता है। ठीक है, सही आई है। हाँ, थिंक इस वो हिसाब दैट से। मेक्स सेंस। हुँ, येस, दैट मेक्स हुँ, सेंस। तो हेल्थ केयर का यार यहाँ पर दुबई में इसी तरह से है कि आपको कुछ भी फ्री नहीं है अनलेस एंड अनटिल मैंने कुछ केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था जिसके अंदर मुझे अभी पता चला कि अबू धाबी के अंदर कोई भी हार्ट रिलेटेड इंसिडेंट हो जाए आपके साथ, वो कंप्लीटली फ्री होता है अनलेस यू आर रेज़िडेंट ऑफ अबू धाबी। ये मैंने अभी देखा, एक एक लाइव केस मैंने देखा है, मैं उसकी हुँ, डिटेल हुँ, खैर बाद में कभी बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर जिसमें आप चले जाएँ तो आपको जो इमरजेंसी केसेज़ होते हैं वो आपको ले लेते हैं उसके अंदर, और
आप जब तक उस इमरजेंसी में होते हैं और जिस जिस केस के लिए आप गए थे इमरजेंसी में, उसके अंदर आप उस केस में रहते हैं और लेट्स से अल्लाह ना करे आईसीयू में होते हैं या आप किसी वजह से एडमिट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर गवर्नमेंट कर रही होती है। हुँ, लेकिन दैट हार्डली हैपेंस बिकॉज़ उस तरह के केसेज़ बहुत कम होते हैं। असल में तो आपको डे टू डे जो जाना होता है, काम करना होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कवर नहीं होती हैं, वो आपको अपने पॉकेट से हुँ, करनी होती हैं, चाहे वो अच्छे हॉस्पिटल से करवाएँ, चाहे वो थोड़े से एवरेज हॉस्पिटल से करवाएँ, जहाँ जहाँ से भी करवाएँ। तो वो आपको हुँ, नॉर्मली आपकी जो अगर आप जॉब पे आ रहे हैं, तो जॉब के ऊपर आपको एक इंश्योरेंस मिलती है कंपनी की तरफ से, जो अगेन इंश्योरेंस कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी ने किस तरह की इंश्योरेंस ली हुई है। अगर वो अच्छी इंश्योरेंस हुँ, होगी तो डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कि किस तरह के उसके हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं या क्लिनिक्स कवर्ड हैं, तो वो आपको मिल रहे होंगे। अगर वो इतनी अच्छी नहीं है तो वो नीचे जो लोअर टियर्स के हॉस्पिटल्स या हुँ, हैं उस वो चीज़ कवर कर रहे होंगे। फिर उसके अंदर भी है कि क्या कॉस्ट कवर कर रहे होते हैं, क्या एनुअल आपका कोटा है, आपकी पूरी फैमिली का एनुअल कोटा है या आपका अपना कभी-कभी लोग एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं उसको, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एग्ज़ॉस्ट जब करता है बंदा, जब कोई अल्लाह ना करे कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए उसके साथ, जब भी एग्ज़ॉस्ट होती है, हुँ, वरना वो अमाउंट एग्ज़ॉस्ट नहीं होती है। तो साल की अमाउंट होती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये कि जो कि वेस्ट के अंदर बहुत ये चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को अब्यूज़ करते हैं फॉर एनी रीज़न, वो चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी अब तक कि आपके अगले साल के इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। फॉर एनी रीज़न आप हेल्थ इंश्योरेंस को नॉर्मली लोग अब्यूज़ नहीं करते, लेकिन कार इंश्योरेंस को अब्यूज़ कर सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके बाद वो आपकी अगले साल की इंश्योरेंस बढ़ जाती है। लेकिन वो अभी तक हुँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ था वो सिस्टम, अब जाके कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन इवन दो कि मैंने 1 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, हालाँकि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन फाइन मुझ पे ही लगा था। मैंने देखा था उसके बाद भी मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी नहीं थी, जो कि हम सब बात कर रहे थे यहाँ पर कि अब वो चीज़ें आ गई हैं। ख़ैर वो हम कार्ड इंश्योरेंस में बात हुँ, करेंगे उसपे। हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेनी है, एम्प्लॉयर आपको दे नहीं रहा या आप बिज़नेस वीज़े पर हैं और आप जो लोकल अमीरातीज़ हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, उनके लिए तो इवन अगर आपको बाहर भी जाना है, हुँ, तो वो बाहर भी फैसिलिटेट कर देती है गवर्नमेंट। लेकिन जो आप बीइंग एन एक्सपर्ट अगर आते हैं, तो आपको खुद अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। एंड आयरनी इज़ दैट कि वो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होती है। इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होती है। मतलब आप उसमें ले लें कि 1000 डॉलर्स के इक्विवेलेंट आप बात करें, तो आपको साल की जो अगर आप ले लें एक बंदे के लिए इंश्योरेंस, अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो अच्छा उसमें भी डिपेंड करता है कि बच्चों की इंश्योरेंस कम होगी, अगर कोई प्री कंडीशन नहीं है। हुँ, मेल की इंश्योरेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फीमेल की इंश्योरेंस वो कॉस्ट बढ़ती है उसके अंदर। तो और फिर ऐज के हिसाब से और कॉस्ट में चेंज आ जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ $1000 कैनेडियन डॉलर्स की बात करूँ, लेट्स से किसी 30-30 इयर्स का कोई एडल्ट है, मेल एडल्ट है, तो वही चीज़ हुँ, शायद अगर कोई फीमेल होगी एडल्ट 30 प्लस की, तो वो शायद 1200 यानी कि $1200 की बन जाएगी। मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, साल हुँ, की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, फिर अगर आप 40 क्रॉस करते हैं एंड देन यू क्रॉस 50 एज़ वेल, तो वो फिर प्राइसेज़ बढ़ना शुरू होती हैं। क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ जो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं और वो रखते हैं यहाँ पर। तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी सस्ती भी, इवन 700 दिरहम्स पर ईयर पे भी मिल जाएगी। लेकिन उस हुँ, इंश्योरेंस से आप अपने पेरेंट्स को अगर रखना चाहते हैं, 70 इयर्स अबव हैं, तो वो तो फिर किसी सूरत में काम नहीं करेगी आपको। वो सिर्फ वीज़ा कॉस्ट के लिए आपको शायद हुँ, पेपर वर्क के लिए मिल जाए। क्योंकि अदरवाइज़ आपको वो जो 70 इयर्स प्लस के ऊपर जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पड़ती है, वो मैंने देखा है कि 30,000 दिरहम्स की भी पड़ सकती है। तो 30,000 दिरहम्स इज़ इक्विवेलेंट टू लेट्स से 2.75 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट कोई 30,000 दिरहम्स डिवाइड बाय 2.75, ऑलमोस्ट कोई 11,000 डॉलर्स साल की इंश्योरेंस पड़ सकती है, अगर कोई बंदा 70 इयर्स अबव है। और अगर जो लोग हुँ, सोचते हैं कि हम यूएई में रिटायर होते हैं, तो दैट्स एक्सपेंसिव। हुँ, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप और बगैर इंश्योरेंस के रहना जो है ना, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है दिमाग में आपके, कि कॉन्स्टेंटली आप यही सोच रहे होते हैं कि यार ये कोई अल्लाह ना करे हम कहीं हॉस्पिटल ना हाँ, जाना पड़ जाए यहाँ पे या तो मेडिसिन ना करना पड़ जाए। यस। हाँ, तो जब आप यहाँ पे अपने किसी पैरेंट को बुलाते हैं ना विज़िट के ऊपर, हुँ, तो उसके लिए इंश्योरेंस आपको लाज़मी तो नहीं होती, लेकिन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लेनी पड़ती है, क्योंकि हुँ, अदरवाइज़ अगर खुदा ना ख़ास्ता आपको कोई कोई इंजरी हो जाती है, कोई लाइफ़ थ्रेटनिंग कोई इस तरह का इश्यू हो जाता है और आपको इमरजेंसी जाना पड़ता है, देन उसपे जो बिल बनेगा आपका वो बियॉन्ड योर रीच होता है। तो हुँ। इंश्योरेंस तो यहाँ पे लेनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा, एक इंश्योरेंस की हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर अगर लेट्स से किसी पेरेंट को ज़्यादा नहीं होती, जितनी अच्छा, तुमने बताया उससे कम होती है, क्योंकि मैंने अच्छा। अम्मी के लिए अपनी ली थी, मेरी अम्मी आई हुई है 6 मंथ्स के लिए, तो उनकी मैंने 6 मंथ्स की खाली इंश्योरेंस ली थी। तो दैट कॉस्टेड मी अराउंड आई थिंक $700।
राइट, 6 फॉर द महीने 6 की। मंथ्स पीरियड। हुँ, हाँ। हुँ। नहीं वही बात है, वो यहाँ पर भी बहुत सस्ती भी होती है, लेकिन अगेन हुँ, यू हैव टू कवर योरसेल्फ, इफ यू हैव टू कवर हुँ, योरसेल्फ देन वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है, और वो फिर हुँ, बहुत सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ का, जो लोग बात भी करते हैं, आप हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट वन एंड देन कम्स द स्कूलिंग, वो उस पे बात करते हैं, उसमें हुँ, तो ख़ैर आप कुछ ना आगे-पीछे कर भी सकते हैं, लेकिन हेल्थ केयर इज़ समथिंग कि एक तो शुरू की फैमिली जो होती है, उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है, तो बंदा 50 लाख की लिमिट होती है उसकी, वो 60 लाख की गाड़ी लेकर इंश्योरेंस में कॉस्ट बचा रहा होता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप 50 लाख की गाड़ी ना लें, आप 40 लाख की गाड़ी लें, लेकिन इंश्योरेंस उसकी अच्छी तरह से ले लें, क्योंकि वो बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से हेल्थ केयर के अंदर हाँ, भी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी मेंटल सैटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर के अंदर। बिल्कुल, तो ऑल्दो कि बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद वन्स आपके पास इंश्योरेंस आ जाती है, और अच्छी इंश्योरेंस हो, नॉर्मल हो या अच्छी हो, फिर आप हुँ, फिर मैं देखता हूँ कि उसके बाद आप कंपेयर करें ना उसको कनाडा से, वेस्टर्न कंट्रीज़ से, तो वो फिर मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि कनाडा से मूव हुए हैं दुबई, और उनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, और कनाडा में, और मैंने खुद भी एक केस देखा है इस तरह का कनाडा में, जिसके अंदर वो बच्चा बेचारा ऑटिस्टिक था, और उसको डायग्नोज़ करने में उन्होंने इतना टाइम लगाया, और वन्स वो डायग्नोज़ हो गया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो जो डायग्नोस्टिक का प्रोसेस था, वो इतना लंबा था कि वो, क्योंकि ऑटिज़्म में होता ये है कि अगर बच्चे को आपने जल्दी थेरेपीज़ स्टार्ट नहीं की, तो वो फिर वो टाइम गुज़र जाता है। फिर वो टाइम नहीं हुँ, आ सकता। अगर आप 3 इयर्स, 2 इयर्स के ऊपर वो उसकी थेरेपी स्टार्ट नहीं करें, उस बच्चे की बेचारे की हुँ, थेरेपी उन्होंने 5 साल में स्टार्ट की थी। तो 5 साल के हुँ, बाद तो फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से मेरा एक कज़िन था, हुँ, जो जिसको डायग्नोज़ हुआ कैंसर, लेकिन वो डायग्नोस्टिक में उन्होंने तकरीबन 6-8 महीने लगा दिए थे। आई एम श्योर अगर वो पाकिस्तान में होता, तो वो आप प्राइवेटली उसको हुँ। अगर लेट्स से ये एक जाते। चैलेंज है। हाँ, हुँ, ये क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। यूएस के अंदर आप होंगे, हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कनाडा से यूएस चले जाते हैं, अब अगर पैसे हों आपके पास। अगर आप पैसे हैं आपके पास, बिल्कुल। तो एटलीस्ट आप क्यू को ब्रेक करना चाहिए आपको वहाँ। हाँ, यही मैं आपको बता रहा था ना कि जो मैं कंपेयर कर रहा था यूके से, तो यूके में ये ऑप्शन था आपके पास, या अगर आपके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है, हुँ, तो आप ईज़िली क्यू जंप कर किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं जाके। हुँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि यू कैन नॉट ब्रेक द चेन। आपने हुँ, जाना उसी सिस्टम है, चाहे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो या ना हो। हुँ, एक तरह से इक्वालिटी है, व्हिच इज़ गुड एज़ वेल, लेकिन येस। हाँ, लेकिन फिर अगर इस तरह के केसेज़ हो जाएँ किसी के साथ, तो देन द हाँ, तो प्राइस यू आर उन पेइंग इज़ टू हाई। हाँ, तो उन 2 केस के अंदर मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है और आप यंग हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूएई जो है ना, दे दे आर हुँ, ऑलवेज़ अट्रैक्टिंग यंग यंग टैलेंट, और यंग के लिए आप फिर इंश्योरेंस इतनी महँगी नहीं होती है। अगर आप हुँ, यंग हैं और आप अगर आपके पास थोड़ी बहुत एक डिसेंट किस्म की जॉब है, तो फिर आपको वो जो अगली लाइफ़ आपकी अंटिल यू आर गेटिंग ओल्डर, तो वो उस टाइम तक हुँ, आपके पास यहाँ की इंश्योरेंस वगैरह हो, तो वो बहुत बेहतर है वेस्टर्न कंट्रीज़ के मेडिकल सिस्टम हुँ, से, क्योंकि आपको एमआरआई भी कराना होगा, कोई बड़े से बड़ा टेस्ट होगा, आप डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाएँगे। आपको ये भी नहीं है कि पहले किसी जनरल फिजिशियन के पास जाना है, आपको पता है कि कहाँ जाना है, आपको वहाँ डायरेक्ट जाएँगे। हुँ, उसी दिन टेस्ट होगा, उसी दिन रिज़ल्ट आएगा, और अगले दिन आप जो है बिल्कुल। ना आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ यूएस में है। ठीक है, हुँ, यूएस में मेडिकल स्टेट प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन जो आपको एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस मिलती है, हुँ, उससे आपको इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट मिलता है। हुँ। ऑफ कोर्स वो 100% कवर नहीं होती, उसमें आपको कुछ अपने खुद से भी पे करना पड़ता है। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसमें और कनाडा की जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ। तो इसमें आई वुड से कि दुबई हुँ, डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन ऑफ़ कोर्स आप जब ओल्ड एज में जाते हैं, तो वो उसमें बिल्कुल हुँ, भी यूएई जैसी जगह जो है ना आपको हेल्प आउट नहीं करती, अनलेस अंटिल मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लेट्स से आपके पास कैश फ्लो है, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके पास ऑलरेडी हुँ, इतने इतने रिसोर्सेज़ हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप कहीं भी रहें, फिर हाँ, तो द वर्ल्ड इज़ योर्स। कल बल्कि फिर तो बेहतर ये है कि आप दुबई में रहें। अगर आपके पास पैसे हैं हुँ, और खर्च कर सकते हैं, फिर तो आपको आपको कोई क्यू में नहीं जाना पड़ेगा, आपको मौसम, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली कनाडा से मूव हो रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वेदर, बिकॉज़ वो कह रहे हैं यार अब हम हुँ, 50 प्लस के हो गए हैं, अब हमें यहाँ पर सर्दी हमें समझ नहीं आती। तो वो कहते हैं कि हम 6 महीने बिल्कुल, वहाँ रह लेंगे, 6 महीने कनाडा में रह लेंगे, तो वो इस तरह के भी लोग हैं हाँ, जो कि इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगेन अगर कैश फ्लो आपके पास है, वही बात है, पर्सनल फाइनेंस आपने अच्छी तरह से देखी है थ्रू हुँ, आउट योर लाइफ, तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके हुँ, पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकें हेल्थ केयर के लिए, फिर आपके लिए बेहतर ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल, रहें आप। बिल्कुल, राइट। अच्छा, अब ये तो हमने बात की हेल्थ केयर की, इसके इसी से एक एक टॉपिक रिलेटेड है, अगर हम बात करें चाइल्ड केयर की, तो बल्कि पहले बात हुँ, करते हैं हम चाइल्ड एजुकेशन की। तो चाइल्ड एजुकेशन के अंदर हाँ, यहाँ पर हर चीज़ कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ के आपको पैसे देने हैं।
हुँ, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन नॉर्मली जो अमराती लोकल्स होते हैं वो लोग जाते हैं, या फिर जो अरबी समझते हैं या सीखते हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं। वो शायद फ्री होते हो, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि गवर्नमेंट स्कूल जाते हो यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट है। लेकिन अच्छी बात यहाँ प्राइवेट हुँ, स्कूलिंग की ये है कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग, आई वुड से, मैंने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जो कि तकरीबन कोई 2000 दिरहम 3000 दिरहम पर ईयर की कॉस्ट भी पे आते हैं। ऑल्दो कि उनकी क्वालिटी आप अच्छा। जज कर सकते हैं, जो कि लेट्स से अगर हुँ, मैं 3000 दिरहम की बात कर लूँ, तो 3000 दिरहम $1000 पर ईयर की कॉस्ट आ जाती है। हुँ, फ्रॉम दिस फ्रॉम इज़ दैट, समथिंग। हाँ, व्हिच इज़ वेरी लेस, हुँ, बट अगेन उनकी क्वालिटी हुँ, इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन फ्रॉम देयर until you go to something like even 120,000 dirhams per year, which is equivalent to 2.75 से डिवाइड कर दें तो हुँ, 43,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर हुँ, ये तो बहुत फॉर एक्सपेंसिव है। फॉर द स्कूल। तो एक बहुत बड़ी वाइड वैरायटी आपके ये तो पास जो काफ़ी अवेलेबल है। एक्सपेंसिव है। यस। हुँ, अच्छा, इसमें मैं कंपेयर करूँ ना, अगर जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर सऊदीया से कंपेयर करते हैं लोग, तो सऊदीया में एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पर आपको मिडल ग्राउंड नहीं मिलता है। दुबई में एक अच्छी चीज़ ये है कि मिडल ग्राउंड मिल जाएगा आपको। ये मैंने जो बताया कि लेट्स से $1000 वाले स्कूल भी मिल जाएँगे और हुँ, $43,000 वाले भी मिल जाएँगे, इवन इससे इससे भी महँगे मिल जाएँगे। लेकिन आपको 2000 के भी मिल जाएँगे, 3000 के भी मिल जाएँगे, 4000 के भी मिल जाएँगे, 10,000 के भी मिल जाएँगे, जो आपकी कैटेगरी में आप जिस जहाँ पर फ़ॉल करना चाहते हैं। सऊदीया में ऐसा नहीं है, सऊदीया में या तो आपको लोअर टियर मिलेगा या अपर टियर हुँ, मिलेगा, वहाँ मिड टियर नहीं हुँ, है, तो वो हुँ, कुछ डिफरेंसेस हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है सऊदीया को कंपेयर करें अगर यूएई से। अगर ऑफ कोर्स कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर जो पब्लिक स्कूलिंग है वो फ्री है, लेकिन वो दैट कम्स विद हाँ, कैवेट्स, और वो मैं ब चाहूँगा बिल्कुल। कि वो बात करें इस पर। हाँ, एजुकेशन तो तकरीबन जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टेट प्रोवाइडेड होती है। हुँ, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, यूके देख लें, कनाडा, इवन यूएस में भी, आपकी एलिमेंट्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, वो हुँ, स्टेट प्रोवाइडेड एजुकेशन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ। हाई स्कूल के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो फिर ऑफ कोर्स पेड होती है, लेकिन तब भी वो हाइली सब्सिडाइज़्ड होती है, यानी कि ज अगर कनाडा में आप एटलीस्ट नेशनल होती हैं। है। हाँ। हाँ, इवन यूएस में भी अगर आप नेशनल हैं, तो यू हैव टू पे लेस फी कंपेयर्ड टू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। हुँ, जो कि यूके में था, हमने पढ़ा हुआ यूके में, जो हमने मास्टर्स किया था, मैंने ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड्स पे किए थे उस ज़माने में, हुँ। और कंपेयर टू नेशनल स्टूडेंट, उसको तकरीबन $3,000 पे करने थे, 3,000 लेकिन पाउंड सॉरी। वो चेंज हो गया वैसे अब, यूके में हो चेंज हो सकता गया। है हो गया हो, हाँ, हाँ, वो हाँ, चेंज हो इट्स गया, बीन लाइक ऑलमोस्ट कोई 50% पे आ 15 गया है वो। इयर्स। 50% हाँ, पे आ गया है वो। 50% लोकल स्टूडेंट एंड हुँ, 100% फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वो यूके में चेंज हो गया, लेकिन कनाडा में मैं फिर भी देख रहा था कि वो सब्सिडाइज़्ड रेट, काफ़ी सब्सिडाइज़ होती है। अभी भी काफ़ी सब्सिडाइज़ है। हुँ, तो ये तो स्टेट प्रोवाइडेड है। अच्छा, क्वालिटी भी हम बात कर सकते हैं कि जो स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मैं जो यहाँ के लोकल्स या जो बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पे कैनेडियंस, उनसे मैं जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि 10 इयर्स पहले इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि अभी हो गया पब्लिक स्कूल्स का। और वो उसका ताल्लुक ऑफ कोर्स ये जो पूरा एजेंडा है वोक एजेंडा जिसको कहते हैं अक्सर, इसमें ये एलजीबीटीक्यू और इस तरह की चीज़ें ये प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट क्या है कि एग्रेसिवली असर्ट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग के ऊपर। तो उससे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी इससे डैमेज हुआ है। ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो एक कंज़र्वेटिव सोसाइटी से आते हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो बहुत से मैंने पेरेंट्स को देखा, बल्कि मैंने खुद अपनी भी बेटी को पब्लिक स्कूल से उठा लिया इसी वजह से। इवन दो प्राइवेट स्कूल में एक्सपेंसिव है, लेकिन यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपने किस हद तक अपने बच्चों को एक्सपोज़ करना है इन चीज़ों से। तो हुँ, 10 इयर्स पहले तक तो इन स्कूल्स का इतना बुरा हाल नहीं था, काफ़ी अच्छे स्कूल थे। यहीं से पढ़ के पब्लिक स्कूल से पढ़ के काफ़ी लोग निकले हैं जो काफ़ी अब वेल सेटल्ड हैं, उनकी एजुकेशन भी अच्छी है। लेकिन अब जो इस वक़्त लेवल ऑफ एजुकेशन है पब्लिक स्कूल का, वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुका है। सिर्फ़ यही नहीं, इसके अलावा जो क्वालिटी है करिकुलम की, वो भी काफ़ी जो है वीक है। यानी कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कनाडा में कि इनकी प्रेस के अंदर के जो मैथमेटिक्स की जो कॉम्पिटेंसी है कैनेडियन पीपल्स के दरमियान, वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू देयर G7 कंट्री मेंबर्स। तो वो भी काफ़ी मुझे फ़ील हुआ था। तो उस लिहाज से जो पब्लिक एजुकेशन है वो कंपेयर टू लास्ट 10 इयर्स काफ़ी डिटेरियोरेट हुई है। तो मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़वा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में ये है कि ऑफ कोर्स वो उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू पब्लिक स्कूल, और फिर उनकी फ़ी जो होती है एक्सपेंसिव होती है, जिसमें आपको 100% सब कुछ पे करना पड़ता है। उनकी ट्यूशन फ़ी, उनकी यूनिफ़ॉर्म, उनकी बुक्स, जो भी आपको सर्विसेज़ चाहिए, वो आपको सब 100% खुद कवर करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये दिस इज़ सरप्राइज़िंग फॉर मी बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग कि जो हुँ, चीज़ें पब्लिक स्कूल में फ्री मिल रही हैं, लेट्स से मील्स मिल रहे हैं, लेट्स से
बुक्स मिल रही हैं, लेट्स से यूनिफ़ॉर्म मिल रहा है, वो तो सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री होती होंगी ना, तो वही चीज़ें एटलीस्ट गवर्नमेंट ट्रांसलेट करेगी प्राइवेट स्कूल्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आपको नहीं। सब कुछ खुद करना पड़ता है। पब्लिक स्कूल में जो है यूनिफ़ॉर्म नहीं होता। यू अच्छा, जस्ट आप यूनिफ़ॉर्म नहीं अपना होता, जो ओके। नॉर्मल ड्रेस है वही लेके आते हैं। ओके, ओके। और प्राइवेट स्कूल में फिर वो जिस तरह हमने पाकिस्तान में पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में वही सिस्टम होता है। उनका अपना यूनिफ़ॉर्म होता है, उनका अपना एक करिकुलम होता है और राइट। उनकी गाइडलाइंस होती है, जिसमें आपको फ़ॉलो करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कैथोलिक स्कूल भी हैं, जिस तरह इस्लामिक स्कूल होते हैं या ज्यूइश स्कूल होते हैं, यहाँ पे कैथोलिक स्कूल भी हैं। उनका स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल। ये हमने तो पाकिस्तान में भी देखा ना कि वहाँ पर भी जो कैथोलिक हाँ, स्कूल्स होते हैं, वो अच्छे स्टैंडर्ड्स पे हुँ, चल रहे होते हैं, मामा पारसी टाइप के हाँ, जो एग्ज़ैक्टली। और हुँ। वो जो गवर्नमेंट का असर्टेड वोक एजेंडा है, उसको फ़ॉलो भी नहीं करते कि एलजीबीटीक्यू को हाँ, ओके, प्रमोट करें आप ओपनली। राइट, तो वो भी राइट। उस लिहाज से वो लोग भी कंज़र्वेटिव हैं। तो हुँ, एक चॉइस ये भी होती है कि आप कैथोलिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लें, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो भी स्टेट प्रोवाइडेड होते हैं, कैथोलिक अच्छा, स्कूल भी। अच्छा। लेकिन उनका जो पूरा प्रोसेस होता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है पब्लिक स्कूल के हवाले से। हुँ, ओके, लेकिन उसके अंदर फिर ऑफ़ हुँ, कोर्स अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मूव करें, तो वो तो इट डज़न्ट मेक सेंस अगेन कि आप हाँ, वहाँ पर उसमें आपके भेजें। पास चॉइस होती है कि यू कैन आप अपने बच्चे को जो है उन रिलीजियस एजुकेशन से हटा सकते हैं। वो एक चॉइस देते हैं आपको। अच्छा। अच्छा, ये टॉपिक हुँ, इतना बड़ा है ना कि मेरे मेरे पास और भी दिमाग में पॉइंट्स आ रहे थे। जैसे एक पॉइंट ये भी था हुँ, जो कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग मेरे दोस्त-वोस्त रह रहे हैं, वो बताते हैं कि यार आप जिस एरिया में सेलेक्ट करते हैं अपना घर, इट मेक्स सेंस कि जो है ना इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपका स्कूल कौन-सा है। पब्लिक स्कूल्स की बात कर रहे हैं अभी हम। हुँ, प्राइवेट पे भी आते बिल्कुल, हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल के अंदर अगर आप अच्छे एरिया में रह रहे हैं, तो अच्छा पब्लिक स्कूल आपको मिलेगा। जो कि ऐसा दुबई ही में है। नहीं है, ऑफ कोर्स दुबई में आप कहीं भी रह सकते हैं और कहीं का भी स्कूल जा सकते हैं। जैसे प्राइवेट हुँ, स्कूल में अब लेट्स से कनाडा, मुझे नहीं पता कनाडा में प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी वही बेंचमार्क आते हैं, अगर आपको किसी स्कूल में डालना है हुँ, तो आपका वही एरिया होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप अक्सर लोगों ने देखा है जो घर ढूँढ रहे होते हैं, तो उनकी एक प्रायोरिटी ये होती है कि उन्होंने उस नेबरहुड में स्कूल्स अच्छे देखने हैं। हुँ, तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें स्कूल्स की रेटिंग होती है। तो उस रेटिंग के हवाले से फिर वो उन नेबरहुड्स में घर देखते हैं। हुँ, क्योंकि आपको एडमिशन तभी मिलता है जब आप उस कैचमेंट एरिया में आ रहे हो। क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू बनता है। तो ख़ास तौर पे जो पब्लिक स्कूल हैं, उनकी ये प्रायोरिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे बच्चों को एडमिशन दें, ताकि ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हैवी यूज़ ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप घर देख रहे होते हैं, तो आप उन नेबरहुड्स में देखते हैं, जहाँ पे स्कूल की रेटिंग काफ़ी अच्छी हो। राइट। अच्छा, अब हुँ, एक और पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आया, ये ट्रांसपोर्टेशन का, ऑल्दो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस कितनी होती है, उस पे तो अभी आते हैं, लेकिन हुँ, आई होप कि मिस ना करें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं लेट्स से कनाडा में, तो उस केस हुँ। के अंदर आपको ऑफ कोर्स फीस पे करनी होती होगी, अपने आउट ऑफ योर पॉकेट से। हाँ, बिल्कुल। अगर जो प्राइवेट स्कूल आपके घर से दूर है, तो कम्यूटिंग फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको अच्छा, खुद पिक एंड ड्रॉप करना है। तो या तो आप खुद करें या आप कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करें, जो स्कूल प्रोवाइडेड सर्विसेज़ होती हैं, वो आप लें, तो उसको आपको पे करना पड़ता है। तो अगर एंड इट लेट्स से वेरीज़ बिटवीन हाँ। 200 टू $300 पर मंथ पर बच्चा। Okay, so हुँ, $300 is equal to almost 1,000 or less than 1,000 dirhams, and then it हुँ, comes to, yeah, it's very expensive. So हुँ। now coming to the point of how much does a private school cost in Canada? वो कितना? ये भी वैरी करता है Hmm. और डिपेंड करता है किस लेवल का स्कूल है। तो यहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जिनकी जो मंथली कॉस्ट है वो है अराउंड $500 पर मंथ पर किड। अच्छा, ये $500 जब और बोलते हैं पर मंथ, तो इसमें स्कूल जब जो 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 लेट्स से वेकेशन टाइम आता है, लेट्स से 2 महीने की छुट्टी हाँ, आती है, उस टाइम पर तो वो चार्ज हो रही होती है? बिल्कुल 11 अच्छा, मंथ्स का वो माँगते हैं आउट ऑफ ओके, 12 मंथ्स। एक ओके, मंथ आप पे नहीं कर सकते लेकिन 11 मंथ्स का आपको पे करना होता है। अच्छा, अच्छा। और ये सिर्फ ट्यूशन फी होती है जिसमें फिर आपने यूनिफ़ॉर्म खुद अलग खरीदना है। जो हुँ। बच्चों की जो स्कूल की स्टेशनरी होती है, वो आपने अलग से उसको पे करना है। तो ये खाली सिर्फ ट्यूशन फी है, पब्लिक ठीक स्कूल है? में सब कुछ स्टेशनरी से लेकर बुक से सब लेकर सब सब कुछ जो है कवर्ड ना, होता है। सब कवर्ड होता है। यूनिफ़ॉर्म तो होता ही नहीं है, हुँ, लेकिन जो स्टेशनरीज़ जो होती हैं, जो कंप्यूटर सर्विसेज़ जो होती हैं स्कूल में, वो सब स्टेट प्रोवाइडेड होती हैं। जब एक तरह से सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, यानी कि हुँ, उन्होंने एक लार्ज स्केल के ऊपर एक एक कम्युनिटी सिस्टम बनाया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे उसमें आई हुई है कि जो ये कंटेंट उसके अंदर असर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और हुँ, ये एक ग्लोबलिस्ट एजेंडा है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं अपने जनरेशंस को जो है वो असर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है ओवर द इयर्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक लार्ज स्केल के ऊपर कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम उन्होंने बना दिया है जिसमें हर चीज़ कवर्ड है।
टीचर्स हुँ, की फीस से लेके टीचर की जो सैलरीज़ है वो भी कवर्ड है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है वो कवर्ड है, बच्चों की फीसेस कवर्ड हैं, जो उनकी स्टेशनरी है, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट वो स्कूल से बाहर लेके फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, वो भी सब कवर्ड होता है। तो हुँ। इटसेल्फ सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन जो कंटेंट अब पॉलिसीज़ के ज़रिए इंजेक्ट हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, अगेन हुँ। नाउ कमिंग बैक टू द फीस, तो फीस कह रहे हो तो $500 से स्टार्ट हो सकती है? हाँ, जो या प्राइवेट स्कूल हैं यानी कि हाँ, एट मिनिमम आप 500 से स्टार्ट करें एंड इट कैन गो अप टू एट मिनिमम $1000 पर एट मिनिमम हाँ, हाँ, तो हाँ, अगर मिनिमम किसी के दो 500 है, हाँ, तो अगर अगर किसी पर के और ये बच्चे हैं पर किड है। हाँ, 2 एग्ज़ैक्टली, बच्चों में तो $1000 तो सिर्फ़ फीस चली जाएगी, प्लस उसके ऊपर एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, तो आप ऑलमोस्ट फिर दैट्स राइट। 200 $300 वो लगा लें, या इवन हुँ, $500 लगा लें अगर फीस कम्यूटिंग भी थोड़ी-सी दूर हो जाती है। तो हुँ, $1500 आपने ये लगा लिया, 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपने लिया हुआ है, तो वो तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली-खाली आपके रेंट के अंदर प्लस स्कूल, अगर आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है, तो आपकी हुँ, सैलरी तो खत्म हो जाएगी यहीं पर। एग्ज़ैक्टली। अब ये हुँ, चॉइस है ना यानी हुँ, कि कुछ लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई इश्यू नहीं है पब्लिक हुँ। स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने हाँ, का। हाँ, हाँ। इवन मुझे मैं भी सैटिस्फाइड था अंटिल लास्ट 2 इयर्स। हुँ, लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर्स में इतनी ज़्यादा चेंजेस देखी पब्लिक स्कूल में देन आई डिसाइडेड टू पुट माय किड ऑफ। लेकिन बहुत से हुँ, ऐसे पेरेंट्स हैं दे हैव नो इश्यूज़ तो हुँ। ये एक पर्सनल चॉइस है। ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, दुबई की बात करें तो अगेन इट इट अच्छा, $500 से इट कैन गो अप टू लेट्स से $1000 और इवन हाँ, एग्ज़ैक्टली। इवन मोर। समटाइम्स इट कैन गो अप टू लाइक $1500 एज़ वेल जो हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं। $1500 का मतलब ये मैंने यहाँ पर जो वो मैक्सिमम प्राइस बताई थी, वो बड़ा ज़बरदस्त कोई स्कूल है यूके का, जो कि यहाँ पर ब्रांच इसने खोली हुई है। वो बड़ा मतलब वो ऐसा एलीट किस्म का स्कूल है जहाँ पर गोरों में भी एलीटिस्ट गोरे जाते हैं। तो उन्होंने हुँ, भी यहाँ हुँ, पर अपनी ब्रांच खोली हुई है, आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट नेम। लेकिन अगर 15 $100 को ले लें और तो $18,000 बनते हैं फिर भी, या $15,000, ये इससे ज़्यादा फिर भी नहीं बनते। तो यहाँ पर देखें हुँ, तो यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूल है, और जो कि मैं ऐसे खुद लोगों को जानता हूँ जो इतने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल्स में भेज रहे हैं बच्चों को। लेकिन वही बात है कि हुँ, अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ आपको स्कूल अलाउंस भी देती हैं। आपकी सैलरी पैकेज के अंदर वो ऐड अप करती हैं। तो अगर आपके हुँ, बच्चे हैं तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलते वो पैसे, वो अपने जेब से भी दे रहे होते हैं। अच्छा, उसमें लेट्स से मुझे स्कूल अलाउंस मिल रहा है, लेट्स नहीं से ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ आपको हाँ, प्राइवेट वहाँ तो आपकी जो हाँ, सैलरी वो सैलरी होगी, हाँ। तो अगर बिल्कुल। आपको मिल भी रहा है स्कूल अलाउंस, तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि यार आप ये देखें, मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह से कोट करता हूँ कि अगर मुझे फ़र्ज़ करो 30,000 दिरहम्स का एनुअल स्कूल अलाउंस मिल रहा है, और हुँ, मुझे हुँ, पता है कि यार मुझे मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है लेट्स से, और मैं किसी बच्चे को अपने, और मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं 35,000 में भी भेज सकता हूँ बच्चों को। लेकिन होगा क्या कि वो जब मैं 30,000 से ब्रीच करूँगा अपना अपना थ्रेशोल्ड और 35,000 पे जाऊँगा, तो सिर्फ़ स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बाय द वे स्कूल बस के भी अच्छे खासे एक्सपेंसेस हैं, जो कि अब यहाँ पर और हुँ, बढ़ने लगे हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा रेगुलेशंस आ गई हैं उस तरह की कि सीसीटीवी भी होना चाहिए, नैनिंग भी होनी चाहिए बस के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुबई गवर्नमेंट ने स्पेशली डाल दी हैं। तो दुबई के जो स्कूल्स हैं, उनकी स्कूल बस की फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन कोई 5000 समव्हेयर बिटवीन 7000 टू 10000 दिरहम्स पर ईयर बन हुँ, जाती है वो। तो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है। एनीवेज़, अच्छा, उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि 30,000 दिरहम्स की आपकी आपकी एलोकेशन की हुई है कंपनी ने, जो कि बहुत कम कंपनीज़ अब करती हैं, लेकिन करी भी है। और आप 35,000 दिरहम्स के स्कूल में समझ में आता है। आप उसमें भेजने हुँ, लगते हैं बच्चे को, लेकिन जब वो 35,000 दिरहम के स्कूल में जाएगा ना बच्चा, तो उसके जो जो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होंगे, वो भी उसी तरह से बिल्कुल। होंगे। वो भी उसी मेरे हिसाब से मेरे हाँ, बेटे सही को कह रहे हो। मैंने एक एक एक्सपेंसिव स्कूल में डाला हुआ था एक टाइम पर, तो वो स्पेन लेके जा रहे थे बच्चों को। अब उसी ज़माने में हम लोग यूके से वापस आए थे ट्रिप करके, तो उसी अगले साल वो स्पेन लेके जा रहे थे, तो और यूके के ट्रिप का हमारा लेट्स से 40,000 दिरहम का खर्चा आया था 5 लोगों की फैमिली का। वो लेके जा रहे थे एक बच्चे को 20,000 दिरहम के अंदर हुँ, स्पेन, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। तो वहाँ पर और फिर अगेन पीयर प्रेशर होता है बच्चों पे, और वो अजीब-सा होने लगता है। तो वो इसलिए हुँ, बेहतर ये है कि आप अपनी आप उसको ज़रूरत नहीं है कि आप एट मैक्सिमम पे जा सकें। स्कूलिंग हमने देख ली है कि हम भी हुँ, कैसे स्कूल से आए, और फिर भी उसके अंदर काम चल ही जाता है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। घर की जो माहौल है और घर की जो आपकी एजुकेशन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कंपेयर टू व्हाट हुँ, स्कूल इज़ टीचिंग। तो खैर एनीवेज़, एग्ज़ैक्टली। ये स्कूल्स, मैं कहूँगा कि स्कूल्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस, लेकिन कुछ लगता है कि कनाडा में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन अगर आपको प्राइवेटली हुँ, सेंड करना है, तो फिर वो बराबर ही बन जाती है बात, जो अगर आप कंपेयर बिल्कुल। करें दुबई हाँ, को और ये और पर्सनल चॉइस है, यानी कि हाँ, आपने खुद डिसाइड करना है कि किस लेवल पे आप जो है वो कंफर्टेबल हैं हुँ, और जैसे जैसे कि मैंने बताया कि $500 पर किड भी हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल और $1,500 के भी हैं, तो इट वेरीज़ आपकी हाँ। क्या पर्सनल चॉइस क्या है।
अच्छा, अगेन आई वुड से कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन अगर जल्दी हुँ, से ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएँ हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कार्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का और गाड़ियों हाँ, का और इंश्योरेंस का ये क्या सिनेरियो बनता है? फिर पहले तुम बताओ, फिर मैं हाँ। बताता हूँ उसको। तो अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रहते हैं, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप अगर किसी सबवे स्टेशन के करीब रह रहे हैं, जहाँ वॉक बाय वॉक आप सबवे स्टेशन पे जा सकते हैं, फिर जब एक दफ़ा आप सबवे सबवे स्टेशन चले गए, तो आप ऑलमोस्ट डाउनटाउन के हर कोने में जा सकते हैं। हुँ, तो उस केस में तो आपको गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टिल लिव विदाउट कार। लेकिन अगर आप सबर्ब्स में जाके रह रहे हैं, तो वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ आपको लाज़िमन गाड़ी अपनी पर्सनल रखनी पड़ेगी। तो गाड़ी की जो मेजर कॉस्ट होती है, वो होती है उसकी इंश्योरेंस। जैसे हुँ, कि मैंने बताया कि मैं जब यूके से मूव हुआ था, तो जो मैं यूके में अपनी एनुअल इंश्योरेंस पे कर रहा था, वो यहाँ पे मुझे मंथली पे करना पड़ी थी, यानी कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। यानी कि एक एवरेज कार की जीटीए में अगर आप रह रहे हैं, इंश्योरेंस पड़ती है ऑलमोस्ट बिटवीन $250 टू $300 पर कार। अगर आपने एक से ज़्यादा कार रखी हुई है, तो दैट कैन आल्सो बिकम एक्सपेंसिव। हुँ। और और फिर उसके बाद गैस, उसका जो गैस का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्यूट कितनी है। अगर कम्यूट ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो एवरेज अगर हम देखें जो इस वेबसाइट के ज़रिए हमें पता चल रही है, इट्स अराउंड बिटवीन $550 एंड $600 पर मंथ। पर मंथ। आपकी कार की जो इंश्योरेंस है, उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है, और जो वियर एंड टियर अगर आपने मेंटेनेंस कुछ करवानी है, सर्विसिंग करवानी है, तो वो सब मिला के। तो इसमें चलो कार वियर। की अपनी हाँ, हाँ, कॉस्ट शामिल नहीं है। अगर आपने ऐसे मंथली लीज़ पे ली हुई है या वो फाइनेंस अलग पे है। ली हुई है, दैट इज़ एक्स्ट्रा। कार की आजकल वैसे वहाँ पर वो क्या चल रहा है? लेट्स से आपको लेना है कार लीज़ पे, लीज़ तो नहीं, मैं कहूँगा कि ओनरशिप पे लेनी है, गाड़ी खरीदनी है, और उसकी हुँ, उसकी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है कार के ऊपर? ज़्यादा है। अब तो बढ़ गया है ना, ऑलमोस्ट 9% पे मिल रहा है इस वक़्त। 9% फॉर अ न्यू हुँ, कार? बिल्कुल। बहुत महँगा है। मतलब यहाँ पर हुँ, अभी भी असल में कुछ इंसेंटिवाइज़ करते हैं यहाँ के कार शोरूम वाले भी, वो क्योंकि मार्केट छोटी है, तो मेरे ख़्याल से, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाँ, यूज़्ड कार, जब जब कोविड हुआ था और सारी ब्रेकडाउन हुआ था ये सप्लाई चेन का, तो उस टाइम पे सेकंड हैंड कार्स भी महँगी हो गई थी। और पहली वो तो दफ़ा यहाँ हमने भी हो दुबई गई में, थी। हाँ, हुँ, पहली दफ़ा हमने देखा था कि हुँ, जो पहले पूरी दुनिया में ही हो रहा था ये, जैसे पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, वो 2-2 3-3 महीने की वेट पे मिल रही होती हैं। ओन सिस्टम तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो होना शुरू हो गई थी महँगी। हाँ, लेकिन अभी भी अगर कोई लेना चाहे तो आई थिंक 3.5% से ऊपर का वो नहीं मिलेगा आपको, इससे कम के ऊपर ही नहीं, गाड़ी मिल यहाँ जाएगी। यहाँ तो इंटरेस्ट काफ़ी ऊपर हो गया है। अच्छा, और वो ऑफ कोर्स उसी वजह से ना कि जब इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ कनाडा बढ़ा रहा होता है, तो ऑफ कोर्स उससे एसोसिएटेड जितने भी डेट हाँ, प्रोडक्ट्स होती हैं फाइनेंस की, वो हाँ। सब एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पर कि हुँ, ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट कपल्ड होते हैं यूएस से, लेकिन हुँ, हर चीज़ का इम इम पता नहीं फॉर सम रीज़न इम्पैक्ट नहीं आता उस तरह से, जिस तरह से वो आता है, आना चाहिए। कुछ चीज़ों को हुँ, प्रोबेबली शायद गवर्नमेंट कुछ किसी और तरह से देख रही होती है, सेंट्रल बैंक किसी और तरह से देख रहा होता है यहाँ पर, हाँ, ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट एग्ज़ैक्टली उसी तरह से चेंज हो रहे होते हैं। मॉर्गेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो भी उतना नहीं हुँ, आता जितना यूएस के अंदर आ रहा होता है। अच्छा, हाँ, अब इंश्योरेंस के ऊपर बात करें तो यहाँ की इंश्योरेंस जो है ना इतनी महँगी नहीं है। अगर आप लेट्स से इवन आई वुड से 2% कह सकते हैं, 2.5% कह सकते हैं ऑफ द कॉस्ट हुँ, ऑफ द कार पर ईयर। तो अगर लेट्स से आपकी गाड़ी, आप मैं करोला, टोयोटा करोला की बात कर लूँ, तो 70,000 लेट्स से दिरहम की गाड़ी मिलेगी नई, और अगर उसमें 2.75 से डिवाइड करते हैं तो 25,000 दिरहम डॉलर्स बनते हैं। करोला कितने की मिलेगी? ब्रांड न्यू अगर आप लेते हैं, तो वो आपको ऐसी पड़ती है, अगर बेस बेस मॉडल लेते हैं ना, हाँ। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 24-25,000 $25,000। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सेम हुँ, रेट पड़ रहा है, लेकिन उस पे जो इंश्योरेंस देनी हाँ, पड़ेगी, वो आपको देनी पड़ेगी तकरीबन मेरे ख़्याल से साल के $500 या $600 एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी हुँ, साल के। हाँ, यहाँ पे तो अगर आपको पड़ती है एटलीस्ट बिटवीन 150 टू 200। ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आप ब्रांड न्यू इमिग्रेंट हैं और आपके हुँ, यहाँ पे कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है, देन यू विल बी पेइंग अ लॉट। यानी कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ मूव हुआ था, तो मैंने अपने पहले साल की जो इंश्योरेंस पे की थी, वो की थी $300 पर मंथ, हुँ, एक कार की। हुँ, हुँ। फिर वो बाद में कम हो गई थी जब मेरी हिस्ट्री बनना शुरू हो गई। तो अब जैसे मैं पे करता हूँ अपनी एक कार की इंश्योरेंस, तो वो है 160 पर मंथ। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। आई थिंक कार इंश्योरेंस हाँ, कॉस्ट आल्सो बिल्कुल, डिपेंड्स ऑन दैट। बिल्कुल। आपके नेबरहुड में अगर एक्सीडेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। हाँ, ये भी मुझे एक नई चीज़ पता चली थी कि आपके एरिया हुँ, पे भी डिपेंड करता है। ऑल्दो कि यहाँ ये हुँ, चीज़ है ही नहीं, आप कहीं पूरे यूएई में कहीं भी रह रहे होंगे, आपकी कॉस्ट कोई कोई उस पे हाँ, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ है ना कि लॉ एंड ऑर्डर भी हमने बात नहीं की।
लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लें कि मैं अगर किसी मॉल में जाता हूँ और मुझे फूड कोर्ट में जाना है, फूड कोर्ट में मुझे टेबल, भाई बहुत रश है और मुझे टेबल एक नजर आ गई है, तो इवन हुँ, मैंने खुद भी किया है और ऐसे लोगों को भी देखा है कि अपना मोबाइल फोन, नया नया मोबाइल फोन सिर्फ टेबल पे इसलिए रख के जाते हैं कि वो टेबल रिजर्व हो जाए उनके लिए। मतलब इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर हुँ, सिचुएशन आपने पूरी दुनिया में शायद कहीं भी ना मिले, कि आप अपना, मेरे एक दोस्त है यहाँ ऐसा वो, सीन नहीं है। हाँ, मेरा एक दोस्त है वो बता रहा था कि वो जब दुबई से फ्लोरिडा गया था एक एक हुँ, अपने लेजर ट्रिप पे, तो वो यहाँ पर भी यही होता है कि आप अगर मॉल के अंदर है, मॉल के अंदर वॉलमार्ट है लेट्स से, या यहाँ पर कैरफूर होती है, तो कैरफूर के अंदर आप ट्रॉली, भरी हुई है ट्रॉली आपकी ग्रोसरी से, और आप किसी और शॉप के अंदर जाना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप ट्रॉली वहीं छोड़ देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, और कोई हाथ भी हुँ, नहीं लगाता उसको। तो वो कह रहा था हमने भी यही सोच के फ्लोरिडा में एक मॉल में पूरी ट्रॉली भरी हुई थी और वहां बाहर छोड़ के गए, और विद इन 5 मिनट जब वापस आए ट्रॉली गायब थी। तो गायब। हमने वो सिक्योरिटी गार्ड से बोला, तो उसने बोला क्या किया था तुमने, ये तो तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम छोड़ के गए इस तरह से। तो बिल्कुल, ये यहाँ चीजें जो है ऐसा ना नहीं है भाई। बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट पे भी, हाँ, मेरे ख्याल से इम्पैक्ट करती है ये चीज कि बिल्कुल। आपकी कार चीजें। कार लिफ्टिंग काफ़ी अब कॉमन हो गई है कुछ एरियाज़ में यहाँ पे, तो हम्म। उन उन जगह पे इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो ये जितने दैट मेक क्राइम्स सेंस। रिपोर्ट होते हैं, उस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है। हाँ, दैट मेक सेंस कि इस वजह से वो इंश्योरेंस आपकी बढ़ जाती है। जब भी यहाँ हुँ, पर एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्सीडेंट्स की वजह से शायद वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा हो, अब समझ में आ रही है बात कि वो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से हुँ, इंश्योरेंस, इसी तरह हम सोचते हैं ना पाकिस्तान के अंदर भी कार इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होती है, तो वो वहाँ भी यही रीज़न है कि अगर यहाँ से बिल्कुल। कंपेयर करें तो वो चीज़ें फैक्टर इन हो जाती हैं इंश्योरेंस के अंदर। अच्छा, चलो यार, ये कार इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुबई में भी जो है वो उस तरह से नहीं है, अब बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन पहले नहीं थी। आज आज से 10 साल पहले देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ टैक्सी थी, लेकिन अब दुबई में एटलीस्ट जो है ना आपको ऑप्शंस मिलने लगे हैं। लेकिन क्योंकि वेदर ऐसा है, तो फिर भी उस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको गाड़ी रखनी पड़ती है एक ख़ास लेवल के ऊपर। तो लेकिन उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी मैं कनाडा में अभी अगेन सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कार इज़ नॉट दैट मच, लेकिन एसोसिएटेड हुँ, एक्सपेंसेस बन जाते हैं, यहाँ पर टोल टैक्स होता है, डेफिनिटली वो कनाडा में भी होगा, इसी तरह से पार्किंग के, अब तो पूरा ऑलमोस्ट पूरे दुबई के अंदर पेड पार्किंग हो गई है, तो वो भी आई एम श्योर कनाडा में भी पार्किंग ज़्यादातर पे हमने जगहों में। बात की नहीं, पार्किंग इधर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ख़ास तौर पे अगर इनफैक्ट आप मैं डाउनटाउन में आज पार्क से कर रहे हैं। 2017 में जब एडिनबरा गया था, तो एडिनबरा में हमने गाड़ी जब पार्क करने क्या देखा था, तो जब मैंने उसकी प्राइस देखी थी, तो मैंने कहा था यार यहाँ तो हम 15 मिनट भी खड़ी कर दें तो बड़ी बात है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कोई शायद आधे घंटे के 9 पाउंड लगे थे। तो वो बहुत हुँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव था वहाँ पर। खैर वो तो अगेन डाउनटाउन में आपको कहीं भी चले जाएँगे तो वो आपको इसी हाँ। तरह से, अब यहाँ पर भी पब्लिक एक और पार्किंग तो एग्ज़ाम्पल मैं एक। आपको दे दूँ हाँ, कि सिस्को का जो ऑफ़िस है हमारा डाउनटाउन में, हाँ। पहले वो फ्री पार्किंग थी एम्प्लॉइज़ के लिए। अच्छा, इस साल से उन्होंने जो है वो पार्किंग खत्म कर दी है। तो आपको अच्छा, पार्किंग वो अपनी पॉकेट से पे करनी है एंड अच्छा। इट कॉस्ट यू $47 फॉर 1 डे, वन डे। राइट। नहीं होता है लाइक बिल्कुल, क्या है वर्किंग डे। यहाँ पर हुँ, भी होता क्या है कि यहाँ पर पब्लिक पार्किंग स्पेस भी होती है जो कि रोड साइड पर होती है, हुँ, लेकिन ज़्यादातर वो आपको कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर वो कभी भी नहीं मिलती है खाली। तो आपको हुँ। सेकंड अल्टरनेट जो मिलेगा, मैंने यूके में भी इस तरह देखा है, यहाँ पर भी जो सेकंड अल्टरनेट मल्टी होता है वो स्टोरी जो फिर होती है। मल्टी स्टोरी पार्किंग होती है या हुँ, अंडर बेसमेंट में होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। वो हुँ, पड़ती हैं 20 दिरहम, 17 दिरहम पर आवर के ऊपर। तो वो उस तरह की गाड़ी, मतलब पार्किंग, ऑफ कोर्स पार्किंग जो है ना फिर आपको देखना पड़ता है, अगर आप ऐसे सिटी के अंदर हैं, तो आपको कम्यूट आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी। एनीवेज़, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि लेट्स से पाकिस्तान आना-जाना, जो सबसे बड़ा मुझे अट्रैक्शन लगती है दुबई में रहने की, वो ये कि अगर आपको वो पाकिस्तान में बेस्ट है। किसी वजह से पाकिस्तान हुँ, आना-जाना है, आपको फैमिली से लिंक रखना है, आपको बच्चों को पाकिस्तान से एक्सपोज़र देना है, तो वो आपके लिए हुँ, बहुत ज़बरदस्त है। आप यूएई के अंदर रहते हुए, वो तो दैट्स द हैंड्स बेस्ट डाउन। ऑप्शन। यस, यस। जितने भी लोग यहाँ से यूके से या यूरोप से मिडल ईस्ट मूव होना चाहते हैं, उसका एक मेजर अट्रैक्शन यही है कि वो पाकिस्तान से करीब होता है, तो आप हुँ, इज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से ख़ास तौर पे किसी भी नॉर्थ अमेरिका सिटी से अगर आपने ट्रैवल करना है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और लंबा भी काफ़ी पड़ता है। हुँ, यानी कि ईज़िली इट इट बिकम्स लाइक अ 25 टू 30 आवर्स जर्नी डोर टू डोर। ये मैं हुँ, बात कर रहा हूँ जिसमें आपका जो लेओवर जो है, हुँ, वो कम है, यानी कि हुँ, 2-3 घंटे का लेओवर है अगर आप दुबई से जा होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहीं 2-3 स्टॉप्स ले लिए हैं, देन इट बिकम्स लाइक 40 आवर जर्नी डोर टू हुँ, डोर। हुँ, एक तो टाइम का काफ़ी इश्यू है, फिर ऑफ कोर्स टिकट भी एक्सपेंसिव पड़ता है। इस वक़्त मैं अभी देख रहा था दिसंबर के महीने में जो कि ऑफ कोर्स पीक महीना है, इसमें जो एक पाकिस्तान का टिकट बन रहा है टोरंटो से कराची का, इट इज़ समवेयर क्लोज टू $2500। $2500, which is around let's say तकरीबन 7,000 दिरहम्स के करीब।
हुँ, रिटर्न टिकट। अच्छा, यहाँ पर मैं इंडियंस से भी बात करता हूँ ना, इंडियन कोलीग्स हैं मेरे, तो वो असल में इंडिया में थोड़ा-सा ये है कि वहाँ पर छोटे सिटीज़ बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे लोग छोटे स्मॉल टाउन से आते हैं। हम हुँ, लोग पाकिस्तान में नॉर्मली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद इस तरह की सिटी से आ रहे होते हैं, हुँ, तो और इनफैक्ट कराची में भी अगर देखें तो कराची में हम लोग मेरी एक्सेसिबिलिटी एयरपोर्ट से मेरा घर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो मेरा जो डोर टू डोर बनता है कराची का हुँ, वो 4 टू 5 आवर्स बनता है एट मैक्स, इससे ज़्यादा हुँ, नहीं बनता। जबकि वहाँ पर अगर 24 आवर्स 23 आवर्स बन रहा है कनाडा से, और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कैलगरी वगैरह में रहते हैं, वो तो कहते हैं यार वो जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। जो कि मेरे लिए बड़ा एक एग्ज़ैक्टली। रिवीलिंग फैक्ट पॉइंट था कि यूके में हमने देखा है डोमेस्टिक फ्लाइट आपको 10 पाउंड की भी मिल जाती थी कभी-कभी। हाँ, यूके छोटा लेकिन है ना, कनाडा इज़ अ जायंट हाँ, कंट्री, यानी कि सेकंड हाँ, लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में हाँ, लैंड के ये हिसाब भी से। रीज़न है। तो अगर हाँ। आपने एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट जाना है, दैट्स अ बिग डिस्टेंस टू कवर। तो हुँ, लेकिन एक तो ये वजह है, फिर दूसरी मोनोपोली है यहाँ पे और रीजनल एयरलाइंस ही नहीं है। यानी कि हुँ, एयर कनाडा है या फिर एक और वेस्ट के नाम से एक एयरलाइन थी जिसको एयर कनाडा ने फिर एक्वायर कर लिया। यानी हुँ, कि हुँ, मोनोपोली कनाडा में इतनी कॉमन है कि यहाँ पे हुँ। कोई बाहर से कोई ब्रांड आ ही नहीं सकता, उसको मोनोपोली का तो वो था खा ना कि जाते वो हैं। टेलीकॉम, क्योंकि मैं टेलीकॉम से रिलेट करता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर जो कनाडा की एग्ज़ैक्टली। जो रेट्स हैं, जो मोबाइल डेटा रेट्स 3 हैं वो कैरियर हैं सिर्फ़ गिनती के, हाँ, 3 हाँ, कैरियर, बेल, टेलस, रोजर्स बस और इसके अलावा हाँ, कोई चौथा कैरियर ही नहीं है। कोई अगर हाँ, आता भी है तो दे एक्वायर दैट हाँ, वो टू विंड टू मोबाइल कैरी आया आउट था द आई थिंक। कॉम्पिटिशन। विंड मोबाइल आया था उसको फिर रॉजर्स ने एक्वायर कर उसने लिया उसको था। शॉ ने एक्वायर कर लिया था, अब शॉ को रॉजर्स ने एक्वायर कर लिया। हाँ, तो तो वो ये बिल्कुल मोनोपोली सिचुएशन है तो यहाँ वहाँ पे पर है, मोनोपोली की। और वहाँ पर हुँ, ये चीज़ मैंने देखी कि जो कनाडा के डेटा रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डेटा दैट यू कैन हाँ, फाइंड इन द वर्ल्ड, और वो इस तरह से, और यूएई वो भी एक्सपेंसिव है, हाँ, लेकिन यही वजह है। यू कैन, हाँ, एक तो बिल्कुल, मोनोपोली और दूसरा ऑफ कोर्स लैंड बड़ी होने से आपकी जो कवरेज है वो बढ़ जाती है ना, आपको रिमोट एरियाज़ में कवरेज बिल्कुल, करनी पड़ती है, दैट्स नॉट बिल्कुल, ईज़ी। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। उसका जो एक्सपेंस है वो तो आपको पास ऑन करना है। लेकिन इसके अलावा जो ये मोनोपोली है, हुँ। दैट इज़ समथिंग यू नो अ मेजर फैक्टर ऑफ पेइंग हाई प्राइसेस। तो ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो यहाँ पर जो कॉस्ट की बात मैंने कभी-कभी सुना है कि कनाडा से भी लोग जो है ना $1000 के टिकट के ऊपर भी आए हैं, जो हाँ, कि नॉर्मली बैक मिल इन जाता है। 2 इयर्स पहले चले हैं तो आपको मिल जाता था $800 में, $900 में कराची का टिकट यहाँ से। हाँ, ऑफ सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, तो वो लेकिन इस वक़्त जो है ओवरऑल टिकट एयर ट्रैवल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ हुआ है, तो ये इस वक़्त नॉर्मल प्राइसेज़ इस वक़्त चल रही हैं। वरना अगर आप ऑफ सीज़न में देखें और कोविड से पहले की सिचुएशन देखें तो देन टिकट वाज़ वेरी चीप। तो यहाँ से देखें तो कराची का टिकट बात करें तो पहले एमिरेट्स का, मतलब अच्छी एयरलाइन का, वरना हुँ, तो मैंने 300 दिरहम्स के अंदर भी ट्रैवल किया। फ्लाई दुबई जब नई-नई आई थी तो 300 दिरहम्स हुँ, पर पर्सन रिटर्न टिकट कराची का मिला था, जो कि ऑलमोस्ट $100 बनता है कनाडा के। तो दैट्स नथिंग। तो हुँ, अब जो है वो मिलता है ऑलमोस्ट, कोई पहले मिल रहा था कुछ दिनों पहले तक 900 दिरहम्स पर टिकट मिल रहा था हुँ, एमिरेट्स का कराची के लिए, जो कि बनता है अगेन कोई $300, और हुँ, आजकल जो मिल रही है मिनिमम फ्लाइट वो 1200 दिरहम तक की पड़ती है। और अगर आप उसमें पीक पे चले जाएँगे तब भी 1800 दिरहम से ऊपर नहीं जाएगी, जो कि कुछ दिनों पहले तक 2000 से ऊपर गई थी, लेकिन वो हुँ, बिकॉज़ वो कोविड के बाद से नया-नया ट्रैवल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे महँगी थी। लेकिन सेफ यू कैन सेफली से कि पाकिस्तान के लिए अगर कराची जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1200 दिरहम, इस्लामाबाद जा रहे हैं तो हुँ, 1600 दिरहम के करीब बन जाएगा, और लाहौर भी इसी तरह से बनेगा। तो इस इससे ज़्यादा की अमाउंट नहीं बनेगी, जो कि ऑफ़ कोर्स कनाडा के लिए अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, हाँ, और समव्हेयर बिटवीन लेट्स से 1500 टू 2500 डॉलर्स, वो बड़ी अमाउंट है, जो कि ट्रैवलिंग अगर आपको बैक एंड फ़ोर्थ करनी है तो फिर वो आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा अगर आप कनाडा जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसी के साथ आप जो सेकंड पॉइंट आता है मेरा, वो लेज़र ट्रैवलिंग का है, क्योंकि आई डोंट नो कनाडा के अंदर यूएस जैसे ही है कि आपको जो साल की छुट्टियाँ मिलती हैं वो 15 डेज़ की होती हैं? नहीं, यहाँ पे यूएस से थोड़ी बेहतर है, अच्छा, लेकिन यूरोप से कम है। यूरोप में मैं यूके में था तो मुझे 5 वीक्स अलाउड थी पेड वेकेशन। अच्छा, दैट इज़ इन एडिशन टू जो पब्लिक हॉलिडेज़ होते हैं। पब्लिक हॉलिडेज़ होती हैं, सही। हाँ, तो पब्लिक हॉलिडेज़ मिला लें तो आप यानी कि आप ईज़िली 6 वीक्स आपके बन जाते हैं साल के। राइट, ज़बरदस्त। और कनाडा में मिनिमम 3 वीक्स होते हैं और हुँ, अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको 4 वीक मिलते हैं। अच्छा, तो सही है, दैट्स द नॉर्म। सही। तो 4 वीक्स भी इट्स गुड इनफ, क्योंकि वो फॉर 22 वर्किंग डेज़ बन जाता है मेरे ख़्याल से, जो कि यूएई के अंदर भी हाँ, उसी तरह से है। तो हाँ। उसके अंदर लेज़र ट्रैवलिंग का किस तरह से ऑप्शन, क्या लोग किस तरह जाते हैं, कहाँ जाते हैं नॉर्मली?
कनाडा इट्सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ख़ास तौर पे अगर हमने समर में ट्रैवल करना है तो जितने भी नॉर्थ के एरियाज़ हैं दीज़ आर वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि क्यूबेक में चले जाएँ ऊपर तो बहुत खूबसूरत जगह है घूमने-फिरने की। फिर आप कैलगरी चले जाएँ जो बैंफ का एरिया है, जैस्पर जो रॉकी हुँ, माउंटेन्स हैं, दोज़ आर यू नो जस्ट लाइक हेवन। हुँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है। फिर जिनको अगर साउथ में जाना है यानी कि कुछ लोग सर्दियों में साउथ चले जाते हैं, यानी कि फ्लोरिडा चले गए या ह्यूस्टन चले गए, तो वहाँ पे फ्लोरिडा की जो है बीचेज़ वगैरह अच्छी हैं, तो वहाँ पे लोग यहाँ से विंटर में वहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं। और मतलब ये काफ़ी आपके पास चॉइसेस हैं यहाँ पे। फिर चॉइसेस जो हैं। लैटिन हाँ, अमेरिकन सिटीज़ हैं जैसे मेक्सिको है या बहामास आपने ट्रैवल करना है तो वहाँ लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। हवाई है पैसिफिक में, तो वहाँ हुँ, काफ़ी ट्रैवल करते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिकन बेस्ड लोग हैं, उनके पास ये चॉइसेस होती हैं हुँ। यानी कि कम डिस्टेंस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर ऑफ टिकट्स वगैरह कोर्स की क्या स्टेटस होता है अगर नॉर्मली अगर लेट्स से बहामास जाना है या साउथ हुँ, अमेरिका जाना है? डिपेंड करता है कि किस सीज़न में जा रहे हैं और अगर आप हुँ, पैकेज ले रहे हैं तो फिर पैकेज के अंदर आता है। इसमें आपका होटल का पैकेज होता है, एयरलाइन और सारी चीज़ें। तो हुँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से अगर आप दुबई से फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हाँ, अगर हाँ, आप टोरंटो से बहामास जा रहे हैं। राइट। तो मेरा लेकिन यही यही पॉइंट था क्योंकि इट्स मेरी एक स्टिल हाँ, हाँ, मेरी एक कंसल्टेशन कॉल हो रही थी तो वो जब उनको मैंने बताया कि भाई आप दुबई से टर्की जाना चाहते हैं या दुबई से अज़रबैजान जाना चाहते हैं या इवन आप यूके हुँ, जाना चाहते हैं, तो वो प्राइस हुँ, आपको जो कनाडा से आपको पड़ती है ना, उस तरह की प्राइस नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट हुँ, यूएई में रहते हुए आपको ऑफ कोर्स अगर आप मुस्लिम हैं और आपको फेथ है तो वो आप सऊदीया जा सकते हैं उम्रा वगैरह के लिए, बहुत चीप पड़ता है, अब तो गाड़ी से भी जाना हुँ, शुरू कर दिया लोगों ने। और इसके हुँ, अलावा ओमान जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है तो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कतर जा रहे हैं। हुँ, तो ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पर रहते हुए इन इस पूरे रीजन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यूरोप का भी ऑप्शन मिल जाता है, फिर आप हुँ, मलेशिया वगैरह जाना चाहते हैं, अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो वो भी आपको करीब हुँ, पड़ता है। तो ये एक तरह से सेंट्रल हब बन जाता है और उसकी प्राइसेज़ बिल्कुल। उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आपको कनाडा से ट्रैवल करना पड़ेगा लेट्स से इन कंट्रीज़ हुँ, में। तो कनाडा में आप हैं तो आपकी बेस वो होगी और नॉर्थ अमेरिकन डेस्टिनेशंस आपको मिल सकती हैं। तो बिल्कुल, ट्रैवल एंड बिल्कुल। लेisure के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से अगेन इट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ़स्टाइल और किस तरह हुँ, से आप लेते हैं। लेकिन यहाँ सस्ती ट्रैवलिंग हो सकती है। मैं बाय हुँ, बाय कार ओमान जा सकता हूँ, बहुत सस्ते में ट्रैवल हो जाती है। बाय एयर अगर आप जो जाना है टर्की जा सकते हैं जो कि 900 हज़ार दिरहम का टिकट $300 का टिकट पड़ता है पर पर्सन और टर्की इटसेल्फ हुँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो वहाँ जाके आप बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो हुँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डाइवर्स है और आई एम श्योर दोनों डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो क्या हाँ, चाहता है। आई थिंक ट्रैवल ट्रैवल इटसेल्फ इज़ अ पर्सनल चॉइस। तो डिपेंड करता है कि आपका जो आपकी जो प्रेफ़रेंस है वो किस तरह की है, किस कल्चर को एक्सप्लोर करने की है, कहाँ जाने की है, वेदर के हिसाब से आप कहाँ आपको अच्छा लगता है। तो आई थिंक इट्स इटसेल्फ पर्सनल चॉइस। ख़ास तौर पे आप जैसे अगर मैं बहामास की बात करूँ या जो नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़ हैं जो ट्रैवल के लिए, अगर आप कल्चरल पर्सन है, मुस्लिम पर्सन है, तो ऑफ़ कोर्स आपको शायद उतना मज़ा ना आए वहाँ घूमने-फिरने में क्योंकि आपको हलाल चीज़ें वगैरह कम खाना-पीना नहीं मिलेंगी। मिलेगा। हाँ। हाँ, उस लिहाज़ से देखें तो ऑफ़ कोर्स मिडल ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। या आपके पास हुँ, वहाँ पे चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं खाने-पीने की हलाल की। लेकिन अगर आप गुरु टाइप हैं, आप सब हुँ, कुछ चल सकता है तो आपके लिए फिर वो चीज़ जो है वो भी अच्छी है। तो हुँ। डिपेंड करता है, ये पर्सनल चॉइस है। हाँ, वी डिड हुँ, रोड ट्रिप इन द यूके मैं फ पूरी फैमिली के साथ गया था तो वो लंदन से स्कॉटलैंड तक गए थे, वापस आए थे। हुँ, बहुत मज़ा आया था, 2 हफ्ते का ट्रिप था। लेकिन उसके अगले हुँ, साल हम लोग टर्की गए थे। तो फैमिली का पूरा यूनानिमसली ये बोला था डिसीजन था कि यूके बहुत अच्छा था, ज़्यादा ग्रीन भी था। लेकिन जो मज़ा टर्की में आया था ना वो आउट 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 ऑफ द वर्ल्ड था क्योंकि हुँ। उसमें भाई आप कहीं रोड साइड पे रुक के कुछ भी खा सकते थे। कुछ भी खा यूके सकते हैं में तो ना, 10 दफ़ा सोचना पड़ता था। हाँ, दिस इज़ अ बिग इश्यू हाँ। हाँ। क्योंकि फिर आपको देखना पड़ता है कि आपको हलाल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती फिर खाने की टेस्ट जाती भी है नहीं तो है, क्वालिटी भी नहीं है, बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली। ख़ैर, अच्छा अब हुँ, क्विकली अगर आएँ उसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आपको हाउस हेल्प एक चीज़ ये रह गई थी उस टाइम पे बात करने की जब चाइल्ड केयर की बात कर रहे थे हम, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत आराम से हाउस हेल्प भी मेड्स हायर कर सकते हैं, हुँ, मेड्स हायर कर सकते हैं, नैनीज़ बच्चों हुँ, के लिए हायर कर सकते हैं, बजाए इसके कि आप हाँ, नर्सरी भेजें बच्चों को प्री स्कूल के लिए, वो आप खुद ही घर में उसको हुँ, इतना चीप होता है कि आप खुद ही यहाँ हायर चीप कर नहीं लें। होते हैं, एक्सपेंसिव इंडोनेशियन, होता है। फिलिपिनोज़ मेड्स आपको मिल जाती हैं, इवन साउथ हुँ, एशियन मेड्स मिल जाती हैं। वो तो ये चीज़ें बहुत चीप है, मतलब हाउस होल्ड आप घर में कोई मेड रखनी है, वो रख लें। लिव इन मेड भी रख सकते हैं, आप आवर्ली रेट पे भी रख सकते हैं। आवर्ली रेट का मैं एक आइडिया दे दूँ कि तकरीबन कोई मैक्सिमम $25 दिरहम्स पर आवर पे आपको मेड मिल सकती है, जो कि
ऑलमोस्ट $10 के करीब बनती है, इससे भी सस्ता पड़ सकता है। ये हाँ, तो मैं आपको एक रेट बता रहा हूँ एजेंसी के, वरना इससे भी हाँ। सस्ता पड़ सकता है, और आप लिव इन या रखेंगे तो और सस्ता हो जाएगा। यहाँ आपको मिनिमम मेरे ख्याल में $25 पर आवर पड़ेगी, अगर आपने मेड रखनी है तो। हाँ, तो ये हुँ, और मिनिमम आवर्स होते हैं उसके, लेकिन आप फ़र्क देख सकते हैं कि $10 से आप हुँ, ऑलमोस्ट 2.53 टाइम्स जो है ना एक्सपेंसिव आपको ये हाउस हेल्प पड़ती है, जिसमें आप नैनीज़ को हुँ, भी रख सकते हैं, जिसमें आप मेड भी रख सकते हैं। आप पूरे घर के लिए बल्कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो रासल खैमा में विला में रहते हैं, तो वो तो बताते हुँ, हैं कि वो बेचारा, अब एक्सप्लॉइटेशन है उसमें, अब मैं रेट नहीं बोलता, वो हुँ, अजीब-सा लगेगा, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन भी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वो ये ज़्यादा बेहतर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ। इनफैक्ट कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स वो चीज़ कनाडा के अंदर आप फ्री कर सकते हैं। आपको शायद, मुझे नहीं पता कि अगर आपका ओल्ड एज कोई पेशेंट है घर में, तो उसके लिए कोई हेल्प मिलती है? ओनली अगर आप रेज़िडेंट हैं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा आप तुम्हारे, हुँ, हाँ, ओके। तो हुँ। रेज़िडेंट आप हैं तो फ्री आपको घर पे मतलब कोई भी आ जाएगा, लेट्स से। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है वैसे ही फ्री अ, हो सकता है ना हो, आपको शायद पे करना पड़ा हो अम, लेकिन जो उनकी केयर होती है ना सीनियर सिटीज़न्स की, हुँ। उनके तो कुछ सेंटर्स बने होते हैं, वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड हाँ, होते हैं उसमें से वो तो कुछ। फ्री होंगे, हाँ, ज़ाहिर-सी लेकिन बात अगर है। आपने घर पे किसी को बुलाना है, आई थिंक यू हैव टू पे। सही, सही। तो वो हाँ, उसमें भी ये है कि आपके पास वो जो सिटीज़न है, वो हुँ, रेज़िडेंट हो यहाँ के, यानी कि हाँ, विज़िटर ना हो। विज़िटर ना हो, हुँ, बिल्कुल। तो हुँ, वो चीज़ें जो है ना यहाँ पर लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि लेकिन वो फिर भी एक्सपेंसिव है। आई थिंक जो घर पे बुला के अटेंडेंट रखना किसी सीनियर सिटीज़न के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप हुँ, यहाँ पर भी रखते हैं। लेकिन फिर भी आई एम श्योर इट वुड बी कॉस्टिंग लेस अगर वो प्राइवेटली आप कर रहे हैं कनाडा के अंदर। अगर गवर्नमेंट कोई हुँ, सब्सिडी दे रही है तो वो तो फिर सस्ता हो सकता हाँ, है। तो वेरी गुड यार, बड़ा इनसाइट मिली मुझे भी कुछ चीज़ों की, ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, और आई एम श्योर कि व्यूअर्स के लिए भी जो है ना इंसाइटफुल होगी ये पॉडकास्ट। एंड देन लेट अस नो व्हाट एल्स यू वांट टू टॉक, व्हाट एल्स यू वांट अस टू टॉक अबाउट। इसके अंदर यासीन को मैं बुलाता रहता हूँ अपनी पॉडकास्ट के ऊपर, और भी लोगों को बुलाता हूँ ताकि हम इस तरह की फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकें। यासीन का सोशल मीडिया चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ही टॉक्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी, और इसके अलावा भी और चीज़ों के ऊपर बात करता है यासीन। तो इट हुँ। वाज़ गुड हैविंग यू यासीन इन दिस पॉडकास्ट, एंड लास्ट फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड ऑन दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। हाँ, I think this is the longest podcast we ever या recorded. तो I think इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो उन लोगों को फ़ायदा होगा उनसे जो इमिग्रेंट्स हैं या जो इस वक़्त इस जर्नी में है कि उन्होंने मूव करना है कनाडा में। तो अ, और रीच आउट टू अस बोथ ऑफ अस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो वी कैन हेल्प यू आउट ऑन एनी ऑफ योर क्वेश्चन्स। थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन द पॉडकास्ट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। थैंक्स अ लॉट, बाय। आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट, और अगर आपको पसंद आई हो पॉडकास्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को भी, और यासीन के चैनल को भी लाइक कर दें इस वीडियो को भी, ताकि रीच बढ़ सके। आप डेफिनेटली कमेंट करें कि किस तरह के और टॉपिक्स आपको देखने हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर। मैं और भी गेस्ट को बुला रहा होता हूँ, और इस तरह के और गेस्ट, अगर आपको पता है कि और गेस्ट आ सकते हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली रिकमेंड ज़रूर करें मुझको, ताकि मैं उनको रीच आउट कर सकूँ। इससे पहले मैंने मल्टीपल टाइम्स यासीन के साथ पॉडकास्ट किए हैं, यहाँ पर उन कुछ 2 पॉडकास्ट का लिंक मैंने लगा दिया है एंड स्क्रीन के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।